एपिसोड 291 टू 300 डेडलैंड्स एक खतरनाक जगह थी और फैंटम्स को एक दूसरे की मदद करनी थी। यह एक बढ़िया विचार और एक अलिखित नियम था, लेकिन कुछ लोग इसे बहुत गंभीरता से ले सकते हैं। अरे, तुम दोनों ठीक हो? एक विशालकाय दुष्ट ने तुम्हें लगभग मार ही डाला था। अच्छा हुआ कि हम समय पर यहाँ पहुँच गए और तुम्हें बचा लिया, आदमी ने आत्मविश्वास से आगे बढ़ते हुए कहा। इस समय उनके दस्ते के 3 सदस्य उनके पास आए और एडम और कैटरीन के सामने खड़े हो गए। नमस्ते, मेरा नाम ओस्कर है। बड़ी तलवार वाला आदमी उनके पास आते ही आत्मविश्वास से बोला। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान थी और उसने अपने अंगूठे से अपनी छाती पर वार किया। अजीब बात यह है कि ओस्कर उन कुछ फैंटम में से एक था जो कवच पहनते थे। ऐसा नहीं है कि कवच पूरी तरह से बेकार था, क्योंकि अगर यह फैंटम के समान ताकत के स्तर के राक्षस सामग्री से बना होता तो ये कई हमलों से रक्षा कर सकता था। अधिकांश फैंटम युद्ध के लिए या तो सामान्य कपड़े या आरामदायक कपड़े पहनना पसंद करते थे, क्योंकि कवच न केवल भारी था बल्कि बहुत बड़ा भी था, जो उन्हें पूरी तरह से स्वतंत्र होकर कार्य करने से रोकता था। बेशक फैंटम अपनी ताकत के हिसाब से सैकड़ों किलोग्राम और यहाँ तक कि टन वजन भी उठा सकते थे, इसलिए कुछ दर्जन किलोग्राम वजन वाले कवच को कुछ खास नहीं होना चाहिए था। हालांकि परियों की कहानियों में शूरवीरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सामान्य भारी कवच का वजन इतना ही होता था। ओस्का का कवच राक्षस के अंगों से बना था और उसका वजन 100 किलोग्राम से भी ज्यादा था। हालांकि ओस्कर ने भी भारी कवच नहीं पहना था। उसका कवच सिर्फ उसके शरीर के महत्वपूर्ण हिस्सों को ही ढकता था, कलाई, जोड़, टेंडन वगैरह। तो आपसे मिलकर अच्छा लगा, एडम ने हैरान होकर अपना सिर झुकाते हुए कहा। एडम को यकीन नहीं था कि उसे किस तरह से प्रतिक्रिया देनी चाहिए। ऑस्कर की उपस्थिति उसकी और कैटरीन की योजनाओं में नहीं थी। फिर ऑस्कर अपने साथियों की ओर मुड़ा। उसने हाथ हिलाया और स्नाइपर राइफल वाली लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। यह एला है, आप अपने बचाव के लिए उसे धन्यवाद दे सकते हैं। वह आखिरी क्षण में विशालकाय रोगों को मारने में कामयाब रही, अन्यथा राक्षस आपको कुचल देता। वह एक महान निशानेबाज है, ऑस्कर ने उत्साह से कहा। कैटरीन ने अपनी आंखें घुमाईं। ऑस्कर जैसे लोग उसे सबसे ज्यादा परेशान करते थे। वह बहुत ज्यादा सक्रिय, अभिव्यंजक और दयालु था। कैटरीन को उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगा। एला ने थोड़ा सिर हिलाया। अपने बातूनी नेता के विपरीत वह चुप और शांत थी, लेकिन वह इस बात की आदी थी कि लोग ऑस्कर की बातों पर ध्यान देते थे, इसलिए उसने एडम के धन्यवाद देने का इंतजार किया। इसलिए नहीं कि उसे इसकी जरूरत थी, बल्कि इसलिए कि ऐसा होने वाला था। उसने मुझे बचाया। हमें यहाँ पहले से ही नहीं होना चाहिए था। यह उन शापित इग्नो चींटियों की गलती है। एडम ने कंधे उचकाते हुए गहरी सांस ली। फिर उसने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, जिससे एला थोड़ा कांप उठी। उसने ऐसी प्रतिक्रिया की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी। तुमने अभी अभी हमारे मामलों में दखल दिया और हमसे उम्मीद की कि हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करें। खैर, अब हमारा और समय मत लो, हम यहाँ शिकार करने आए हैं, एडम ने चिढ़कर कहा। ऑस्कर ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। अरे दोस्त, मुझे नहीं पता कि तुम इतने बुरे मूड में क्यों हो, लेकिन मुझे ये पसंद नहीं है कि मेरे साथियों से इस तरह बात की जाए। एला ने तुम्हारी मदद की, भले ही तुम उसका शुक्रिया अदा न करना चाहो, लेकिन तुम्हें इतना कठोर होने की जरूरत नहीं है, ऑस्कर ने शांति से कहा, लेकिन उसकी आवाज में थोड़ी धमकी सुनाई दे रही थी। कुछ समय तक खामोशी जारी रही, जबकि तनाव धीरे धीरे बढ़ता गया। फैंटम और हेल्प के बीच मतभेद असामान्य नहीं थे, क्योंकि हर किसी का अपना व्यक्तित्व था। रुको, ऑस्कर, अपना समय लो, वह सही कह रहा है, एला ने अचानक कहा, एडम को बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए, जैसे कि वह किसी सेलिब्रिटी से मिली हो। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ऑस्कर ने भौहें उठाईं। एला ने गला साफ किया। वह एडम विंटर है। उसने ही कुछ सप्ताह पहले थंडर डेमन को हराया था। साल्ट विलेज में कुछ बहुत ही गड़बड़ चल रही थी, एला ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसे एहसास हुआ कि उसकी मदद की जरूरत नहीं है, एडम। एला के विपरीत, जो एडम के अधिकार के कारण तुरंत असुरक्षित महसूस करती थी, ऑस्कर ने केवल उसे दिलचस्पी से देखा। वो समझ नहीं पा रहा था कि वह एडम को कैसे नहीं पहचान पाया, क्योंकि ऑस्कर सबसे महत्वाकांक्षी फैंटम की तरह अन्य फैंटम की उपलब्धियों को देख रहा था। उनके अंदर प्रतिद्वंद्विता और प्रतिस्पर्धा की असली आग जल रही थी। इससे उन्हें एक बेहतर इंसान बनने में मदद मिली। ओह, मैं समझ गया, तुम सही हो। ऑस्कर की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने आखिरकार एडम को पहचान लिया। माफ करना, पिछले कुछ वीडियो में तुम हमेशा तंग काले कपड़े पहने हुए थे और अब तुम एक लंबे कोट में बिना सुई के हो, इसलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। फिर ऑस्कर ने अपनी नज़र कैटरीन पर घुमाई, यह उम्मीद करते हुए कि एडम का साथी भी तंग घेरे में किसी तरह का जाना माना फैंटम होगा, लेकिन फिर उसने पहली बार कैटरीन को देखा। और तुम, ऑस्कर ने अजीब तरीके से अपना सिर पीछे खुजलाते हुए कहा। कैटरीन ने आंखें घुमाईं और चिढ़कर खर्राटे लिए। कैटरीन, बस, कैटरीन। जरूर, आपसे मिलकर खुशी हुई, ऑस्कर ने इस अजीब स्थिति से ध्यान हटाने की कोशिश करते हुए जोरदार ढंग से कहा।
कैटरीन ने अपने दांत पीस लिए, अपनी छड़ी को कसकर पकड़ लिया और एडम को घूरने लगी। एक बार फिर वह चीज़ जो उसे सबसे ज्यादा नापसंद थी वह हो रही थी, ध्यान और प्रसिद्धि उसके अलावा किसी और को मिल रही थी। अरे कैटरीन, शांत हो जाओ। कैटरीन ने मन ही मन बुदबुदाया, अभी कुछ समय बाकी है। जब तुम्हारे पास नई शक्तियां होंगी तो ऐसा फिर कभी नहीं होगा। फिर ऑस्कर ने अपने हाथ हिलाकर अपने दल के 2 शेष सदस्यों को दिखाया। पहला एक युवा व्यक्ति था जिसके छोटे लाल बाल थे और वह थोड़ा अनिश्चित दिख रहा था। उसकी बेल्ट पर एक लाल मोटी किताब थी जो ग्रिमोइर जैसी थी, ये स्पष्ट रूप से उसका नेक्सस था। ये लैरो है, वह हमारा एक सहायक है। वह हम में से सबसे कम उम्र का फैंटम है, लेकिन उसमें बहुत क्षमता है। हमने जितनी भी लड़ाइयां लड़ी हैं, उनमें से उसने मुझे कई बार बचाया है। ऑस्कर ने विनम्रता से कहा, अपनी बड़ी हथेली से लैरो के कंधे पर हल्के से थपथपाते हुए। हाय, आपसे मिलकर खुशी हुई, खासकर एडम विंटर। थंडर डेमन के खिलाफ आपकी हालिया लड़ाई ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लैरो ने शर्म से कहा। ऑस्कर ने सिर हिलाया और अपने दस्ते के आखिरी सदस्य की ओर इशारा किया, लंबे गुलाबी बाल, प्यारा चेहरा और दयालु नजर वाली लड़की। उसके हाथ में एक लंबी चांदी की छड़ी थी जिसके अंत में एक हरा गोला था। यह ओसाना है, हमारी दूसरी और मुख्य सहारा। अरे, मुझे तो ये भी याद नहीं कि उसने कितनी बार मेरे घाव भरे हैं। ओसाना ने उनकी ओर हाथ हिलाते हुए तीखे स्वर में मुस्कुराया। अरे दोस्तों, ओसाना ने जोश से कहा। एडम ने ऑस्कर की ओर देखा। तो गोल्डन लाइट स्क्वाड है न? एडम ने ऑस्कर को घूरते हुए पूछा। जब लियो और ओसाना अपना परिचय दे रहे थे तब सिल्वाना ने पहले ही उन्हें उनके बारे में जानकारी दे दी थी। हाँ, क्या आपने हमारे बारे में सुना है? हमने बहुत सारे मिशन पूरे किए हैं और सफलता के साथ, ऑस्कर ने गर्व से कहा। फिर उसने कैटरीन और उसके कर्मचारियों की ओर देखा जो कुछ हद तक ओसाना के नेक्सस के समान थे। ऑस्कर ने कैटरीन की ओर दिलचस्पी से देखते हुए हल्का सा मुस्कुराया। वह आपकी सहायता कर सकती है न? ये देखना दिलचस्प होगा कि वह क्या कर सकती है। इससे पहले कि एडम कुछ कह पाता, कैटरीन आगे बढ़ी, अपनी छड़ी घुमाई और उसका नुकीला सिरा ऑस्कर की गर्दन की ओर तान दिया। ऑस्कर सावधान हो गया और एला, लैरो और ओसाना ने लड़ने की तैयारी कर ली। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके सामने एडम विंटर था। अगर उनके नेता को खतरा था तो उन्हें इसका जवाब देना था। अगर तुमने मुझे एक बार फिर उसका समर्थक कहा तो मैं अपनी लाठी से तुम्हारी गर्दन पर वार कर दूंगा। हम यहाँ एक मिशन पूरा करने आए हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ऑस्कर ने सिर हिलाया और बिना किसी डर के कैटरीन के कर्मचारियों को दूर धकेल दिया। समझ गया, माफ करें। अब काम पर लग जाएं। क्या आप इग्नो चींटियों को नष्ट करने में हमारी मदद करना चाहेंगे? ऐसा लग रहा है कि आप जाने वाले थे, लेकिन कोई जल्दी नहीं थी। अगर इग्नो चींटियां खुद को बचा सकती हैं, तो यह क्षेत्र आपदा में बदल जाएगा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? ऑस्कर की नजरें और भी गंभीर हो गईं। बैंगनी खतरे के स्तर से भी अधिक शक्तिशाली राक्षस यहां दिखाई दे सकता है। एडम, जो इस समय सबसे शक्तिशाली K1 फैंटम्स में से एक है, ने अपना स्थान मुख्यतः शीर्ष 2 राक्षस एसेंस थंडर डेमन को हराकर प्राप्त किया। यही कारण था कि एला जैसी प्रेत को भी ऐसा महसूस हुआ जैसे वह किसी सेलिब्रिटी के सामने एक प्रशंसक थी, भले ही वह इतनी मजबूत थी कि वह एक ही सटीक हमले से शीर्ष 18 राक्षस जायंट रोगों को मार सकती थी। ये याद रखना जरूरी है कि K1 फैंटम्स की शुरुआत ब्लू थरेट लेवल राक्षसों से हुई थी, फिर वे पर्पल थरेट लेवल तक आगे बढ़े और धीरे धीरे टॉप 100 राक्षसों तक पहुंच गए। हर बार पराजित होने वाला राक्षस इस बात का सबूत था कि फैंटम की शक्ति बढ़ गई थी। हालांकि ऑस्कर के शब्दों ने कैटरीन और एडम को दिलचस्पी दिखाई या उन्हें थोड़ा डरा भी दिया। पर्पल थरेट लेवल से ज्यादा शक्तिशाली राक्षस, निश्चित रूप से उनमें से बहुत से थे, लेकिन उन्हें प्रागो जैसे K2 फैंटम्स के क्षेत्रों में होना चाहिए। ये कैसे संभव है? एडम ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। ब्लैक सिंडर फॉरेस्ट एक खतरनाक क्षेत्र है, लेकिन इतना खतरनाक नहीं कि इतना शक्तिशाली राक्षस यहाँ दिखाई दे। इसके अलावा इग्नो चींटियां यद्यपि असंख्य हैं, लेकिन वे कमजोर हैं। ऑस्कर ने सिर हिलाया, वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन इस समय एक और विशालकाय रोगो उनके पास आया। विशालकाय रोगो ने अपना जबड़ा चौड़ा किया और उन पर अपनी लपटें छोड़ने वाला था। आग को पर्याप्त ताकत हासिल करने के लिए कुछ समय की जरूरत थी, इसलिए ऑस्कर के पास इसके बारे में कुछ करने का मौका था। अरे, ये कहाँ से आया? ठीक है, चलो इसे नष्ट कर देते हैं और बाद में अपनी बातचीत जारी रखते हैं। ऑस्कर ने अपने दांत पीस लिए और अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया। वह हमेशा की तरह लड़ने के लिए तैयार था। एल्ला अचानक पलटी, अपनी स्नाइपर राइफल उठाई और एक ही गोली से राक्षस को नष्ट करने का लक्ष्य बनाया। कदम कदम कदम। उसी समय उसके पीछे तेज, आत्मविश्वास से भरे कदमों की आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि वह आवाज के स्रोत को समझ पाती, एक लंबी छाया एल्ला की ओर झपटी और उसके कंधे को अपने लिए स्प्रिंगबोर्ड की तरह इस्तेमाल किया। आश्चर्य से एल्ला जमीन पर गिर पड़ी, एडम की छलांग के दबाव को झेलने में असमर्थ।
उसने उसे जमीन पर पटक दिया। फिर खुद को विशालकाय रोगों के सामने पाकर एडम ने राक्षस को एक ठंडी नजर से देखा। हालांकि राक्षस उसके ठीक सामने था, एडम ने अभी तक एक भी क्षमता का उपयोग नहीं किया था। रुको, वह क्या कर रहा है? मुझे उसकी मदद करनी है, लेरो ने अपनी किताब का उपयोग करते हुए कहा, लेकिन किसी के हाथ ने उसे रोक दिया। पीछे मुड़कर उसने शांत भाव से कैटरीन को देखा। शांत हो जाओ, उसे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है क्योंकि वह अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल भी नहीं करने वाला है। उस कमीने ने थंडर डेमन को मार डाला और तब से वह और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गया है, कैटरीन ने शांति से कहा। लेरो ने सांस रोककर सांस ली। वह अभी भी अपने नेक्सस का इस्तेमाल करके किसी तरह एडम की मदद करना चाहता था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि कैटरीन की पकड़ उसकी अपेक्षा से ज्यादा मजबूत थी। हाँ, ये समर्थन बहुत ही दयनीय है, कैटरीन ने पीछे हटने से पहले अहंकार से कहा। ओसाना ने उलझन में अपना सिर झुकाया और एक हल्की लेकिन रहस्यमय मुस्कान के साथ अपनी आंखें लगभग बंद कर लीं। अच्छा, ऐसा लगता है कि किसी को आत्मसम्मान से जुड़ी कुछ गंभीर समस्याएं हैं। मुझे आश्चर्य है कि फिर वह एडम विंटर के साथ एक ही टीम में क्यों है। उसका समर्थन करना उसके लिए यातना होगी। क्रैकल, एडम ने विशालकाय रोगों की छाती पर लगे तराजू को पकड़ा और जल्दी से राक्षस के कंधे पर चढ़ गया। विशालकाय रोगों की निगाहें क्रोध से भर गईं और वह एडम की ओर मुड़ा। वह अपनी सारी लपटें एडम पर बरसाने वाला था ताकि वह मुट्ठी भर राख में बदल जाए। ऐसी स्थिति में एडम को क्या करना चाहिए था? शायद उसे चकमा देकर जायंट रोगों को बेकार हमला करने पर मजबूर कर देना चाहिए था, लेकिन उसके पास एक बेहतर विकल्प भी था। हूश! एडम आगे बढ़ा और जायंट रोगों के चौड़े कंधे पर पैर रख दिया। एक ही पल में उसने खुद को जायंट रोगों के सिर के नीचे पाया, जिसके मुंह से अगले ही पल आग की लपटें निकलने वाली थीं। इससे पहले कि ऐसा हो पाता, एडम ने अपने हाथ ऊपर उठाए, राक्षस का जबड़ा उठाया और विशाल रोगों के खुले मुंह को मजबूती से बंद कर दिया। विशालकाय रोगों की आंखें बड़ी हो गईं जब उसने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, लेकिन एडम ने उसे कसकर पकड़ रखा था, जिससे राक्षस के दांतों के बीच एक छोटा सा अंतर भी नहीं आने दिया। एल्ला की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसे एहसास हुआ कि एडम की योजना क्या थी। कांपना, कांपना, कांपना! विशालकाय रोगों का सिर हिल रहा था क्योंकि लपटें बाहर निकलने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन यह असंभव था क्योंकि उसके जबड़े कसकर जकड़े हुए थे। जल्द ही आग की लपटें राक्षस के कान, नाक और आंखों से पतली, घनी धाराओं के रूप में बाहर निकलीं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को जलाकर राख कर दिया। स्वाभाविक रूप से विशालकाय रोगों का मस्तिष्क लपटों की गर्मी से जलकर एक तरल पदार्थ में बदल गया। एडम ने थोड़ा सिर हिलाया और ऊपर की ओर छलांग लगाते हुए विशालकाय रोगों के सिर के ऊपर चढ़ गया और उस विशालकाय राक्षस के शरीर के अंततः जमीन पर पहुंचने की प्रतीक्षा करने लगा। बाम! हल्की गड़गड़ाहट के साथ विशालकाय रोगों का शरीर राख की लहरें उठाते हुए जमीन में धंस गया। एल्ला और लेरो चौंक गए, उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एडम ने जायंट रोगों को इतनी आसानी से संभाला था। ओसाना ने उसे सोच समझकर देखा। कोई नहीं जानता था कि इतनी प्यारी और मासूम दिखने वाली लड़की के दिमाग में क्या चल रहा था। ऑस्कर ने अपनी दोनों बाहें छाती पर रखकर बड़ी मुस्कान बिखेरी। अरे यार, ये तो बहुत बढ़िया था। ऑस्कर ने सिर हिलाया। बहुत बढ़िया, बढ़िया काम किया, सिल्वाना ने धीरे से कहा। हाँ, ये कठिन नहीं था, एडम ने कैटरीन पर एक नज़र डालने से पहले कहा। उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कुराहट थी। वह अंततः एडम की शक्ति को वीडियो में नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखकर काफी प्रसन्न थी। मैंने सोचा था कि तुम उसकी खोपड़ी को कुचल दोगे, लेकिन तुम्हारा तरीका उससे भी बेहतर था जितना मैंने सोचा था, कैटरीन ने टिप्पणी की। खैर, मुझे डर था कि आग की लपटें भड़क उठेंगी और मैं जल जाऊंगा, इसलिए मुझे कुछ नया करना पड़ा। एडम ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया और फिर ऑस्कर की ओर मुड़ा। तो, आप इग्नो चींटियों के बारे में क्या कह रहे थे? हमें उन्हें क्यों नष्ट करना है? वे बैंगनी खतरे के स्तर से अधिक शक्तिशाली राक्षस को कैसे बुलाएंगे? और अगर यह सब सच है, तो हम चींटियों की रक्षा में मदद करते हुए विशालकाय रोगों को क्यों मार रहे हैं? एडम ने एक साथ कई सवाल पूछे, ऑस्कर को गौर से देखते हुए। ऑस्कर ने अपनी टीम की ओर देखा। अब जब एडम ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया तो सभी की निगाहें उस पर थीं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, इग्नो चींटियां कमजोर राक्षस हैं, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि विशालकाय रोगोज ने इग्नो चींटियों पर हमला करने का फैसला क्यों किया? तुम्हें पता है, राक्षसों के दो समूहों के बीच इतनी भयंकर लड़ाई छिड़ने के लिए एक अच्छे कारण की जरूरत होती है, ऑस्कर ने दूर की ओर देखते हुए कहा। उनके चारों ओर 3 विशालकाय रोगोस की लाशें पड़ी थीं, इसलिए राक्षसों ने उस क्षेत्र से बचने का फैसला किया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि लड़ाई खत्म हो गई थी। विशालकाय रोगो चींटियों को जला रहे थे, उनके घोंसले के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। उनका इरादा बहुत सटीक था। जाहिर है तुम्हें पता है ना? ऑस्कर मुस्कुराया। हाँ, इग्नो चींटियों ने बहुत सारे विभिन्न संसाधन एकत्र किए हैं, जिनमें ब्लैक सिंडर फॉरेस्ट के पौधे और भूमिगत ज्वाला क्रिस्टल और यहाँ तक कि ऊर्जा से भरपूर काले पेड़ की जड़ें भी शामिल हैं।
एडम ने सिर हिलाया। उसे एहसास हुआ कि जायंट रोगोस सब कुछ अपने लिए लेना चाहते थे, या यूं कहें कि उसने पहले भी ऐसा ही सोचा था। अब उसे एहसास हुआ कि कारण कुछ और था। ऑस्कर ने अपने सिर के पीछे खुजलाया और इग्नो चींटियों के घोंसले की ओर देखा। हमने उन्हें नष्ट करने के लिए मिशन लिया। आखिरकार मिशन विभाग ने यह पता लगा लिया कि उन्होंने इतने सारे संसाधन क्यों जुटाए। ऑस्कर ने एडम की ओर ध्यान से देखा। उसकी निगाहें प्राणघातक युद्ध के लिए तैयार योद्धा की तरह गंभीर थीं। वे अपने राजा के जन्म की तैयारी कर रहे हैं। यह इग्नो चींटी राजा है जो बैंगनी खतरे के स्तर से ऊपर का राक्षस है। यदि वह प्रकट होता है तो आपके और हमारे मिशन दोनों ही खतरे में पड़ जाएंगे और साथ ही हमारी जान भी। नल, ऑस्कर ने अपनी उग्र निगाह से खुद की छाती पर मुक्का मारा। हमारी मदद करो। आपकी मदद से हम यह मिशन जल्दी और बिना किसी हताहत के पूरा कर लेंगे। एडम और कैटरीन एक दूसरे की ओर देखते रहे। सिर दर्द, कैटरीन ने मन ही मन बुदबुदाया। एडम ने सिल्वाना से कुछ पूछने के लिए अपने ईयरबड को छुआ, लेकिन सिल्वाना ने उससे पहले ही पूछ लिया, क्योंकि वह जानती थी कि वह क्या पूछने जा रहा है। इसलिए नहीं कि वह ये दिखाना चाहती थी कि वह उसके विचारों का अनुमान कैसे लगा सकती है, बल्कि इसलिए कि वह नहीं चाहती थी कि गोल्डन लाइट स्क्वाड उसके सवाल को सुन ले। इग्नो एंट किंग वाकई एक खतरनाक राक्षस है। इतना नहीं कि वह तबाही मचा दे और जन्म के तुरंत बाद इस जगह को नरक में बदल दे, लेकिन फिर भी बेहद खतरनाक है। अगर आप चाहते हैं कि आपका और कैटरिन का स्कारलेट पायरोमैंसर की तलाश सफल हो, तो मैं आपको उनकी मदद करने की सलाह दूंगा। सिल्वाना ने आगे कहा, हालांकि मुफ्त में नहीं। उन्हें 35% का भुगतान करवाएं। कम पर समझौता न करें। अपनी ताकत का परिचय दें। आखिरकार आप उनमें सबसे ताकतवर हैं, और कैटरीन भी एक सक्षम फैंटम है, यह मत भूलिए। ऑस्कर अपने उग्र भाषण के अलावा कुछ और कहना चाहता था, लेकिन वह रुक गया, क्योंकि एडम का चेहरा नाटकीय रूप से बदल गया था। सिल्वाना के निर्देश ने उसे यह तय करने में मदद की कि आगे कैसे बढ़ना है। कदम कदम कदम। एडम विशालकाय रोगों के सिर से कूद गया और धीरे धीरे ऑस्कर के पास पहुंचा, जिससे राख पर उसका पदचिह्न छूट गया। ऑस्कर न केवल बड़ा और मांसल था, बल्कि लंबा भी था। उसकी लंबाई 2 मीटर से ज्यादा थी, इसलिए ऑस्कर ने एडम को ऊपर से नीचे तक देखा। हालांकि उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि वह किसी पर हावी है। इग्नो चींटियों के घोंसले को नष्ट करने के लिए आपको 40% इनाम मिलेगा और हम आपकी मदद करेंगे। एडम ने गंभीरता से ऑस्कर की ओर देखते हुए कहा। हालांकि एडम ने ऑस्कर को बोलने का मौका न देते हुए कहा, मुझे पहले उसकी सहमति लेनी होगी। एडम ने कैटरिन की ओर मुड़कर दिखाया कि उसके लिए ऑस्कर के निर्णय से अधिक उसकी बात मायने रखती है। कैटरीन ने अपना हाथ हिलाया। खैर, यह अच्छा नहीं होगा यदि स्कारलेट पायरोमैंसर की खोज के दौरान हम पर इग्नो चींटी राजा द्वारा हमला कर दिया जाए, क्योंकि वे इसे संभाल नहीं सकते। एला, लेरो और ओसाना ने उसके अहंकारी बयान पर भौहें सिकुड़ी, लेकिन कुछ नहीं कहा। किसी भी मामले में, यह ऑस्कर था जिसका अंतिम शब्द और निर्णय था। ऑस्कर ने गहरी सांस ली, अपने सिर के पिछले हिस्से को खुजलाया और कहा, ठीक है, हम 4 हैं, और आप 2 हैं, इसलिए 40% काफी उचित होगा, क्योंकि हमें आपकी व्यक्तिगत मदद मिलती है। लेकिन, ऑस्कर ने एडम की ओर इशारा करते हुए उसकी छाती पर थपकी देते हुए कहा, उस अतिरिक्त 7% के लिए, मैं मांग करता हूं कि आप मुझे अपना नेता मानकर मेरी बात मानें। एडम ने कंधे उचकाए। जरूर, बस मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। इसलिए वे सभी इग्नो चींटियों के घोंसले की ओर बढ़े, जो छोटा होता जा रहा था क्योंकि विशालकाय रोगों उसे धीरे धीरे जला रहे थे। ऑस्कर 7% की बात कर रहा था क्योंकि वे 6 थे। इसलिए अगर वे इनाम को बराबर बराबर बांटते तो उन्हें 16.6% मिलना चाहिए, इसलिए एडम और कैटरिन को केवल 33% मांगना चाहिए। डॉट 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 होश। ऑस्कर ने अपनी विशाल तलवार घुमाई और अपने रास्ते में आई कई चींटियों को काट डाला। सावधान, लेरो ने चिल्लाते हुए कहा। तभी एक चींटी ऑस्कर के पीछे आ गई, जो अपने शक्तिशाली जबड़े उसकी पीठ में गड़ाने वाली थी। क्रैकल, कैटरिन की छड़ी चींटी के सिर पर गिर पड़ी, जिससे वह जमीन पर धंस गया। इससे पहले कि चींटी होश में आ पाती, उसने एक बार फिर छड़ी को नीचे गिराया, जिससे चींटी का सिर टुकड़ों में टूट गया। लेरो ने गला साफ किया। उसके मन में कैटरीन एडम का सहारा थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह इतनी खूनी और क्रूर कैसे हो सकती है। मूल रूप से, हमें न केवल इग्नो चींटियों को नष्ट करना है, बल्कि उन सभी को भी नष्ट करना है जो उनके संसाधनों को चाहते हैं। इस बात की थोड़ी संभावना है कि राजा के लिए तैयार संसाधनों का उपयोग करके कुछ राक्षस विकसित हो सकेंगे। ऑस्कर ने कहा, थोड़ी देर आराम करने के लिए अपनी तलवार पर झुकते हुए। एडम ने चारों ओर देखते हुए सिर हिलाया। उन्होंने 30 मिनट पहले एक सौदा किया था और उस समय में उन्होंने पूर्व की ओर के सभी राक्षसों, सभी चींटियों को नष्ट कर दिया था। शुरू में जब इग्नो चींटियां उसे और कैटरिन को यहाँ लेकर आई थीं, तो उसने सोचा था कि जल्द ही इग्नो चींटियां हार जाएंगी, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ था।
अब तक इग्नो चींटियों ने विशालकाय रोगोस के खिलाफ अपने घोंसले के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम की ओर सफलतापूर्वक बचाव किया था। इसके अलावा 10 मिनट पहले विशाल रोगों के पास सींग वाले लाल छिपकलियां, बैंगनी खतरा स्तर के राक्षस और सफेद किताब दिखाई देने लगे। वे विशालकाय रोगों जितने मजबूत नहीं थे, लेकिन फिर भी वे सभी बैंगनी खतरा राक्षसों में शीर्ष -88 रैंक पर थे और चींटियों से भी अधिक शक्तिशाली थे। लाल छिपकलियों के सिर पर लंबे सींग, दो पतली एम्बर आंखें और लंबी जीभ वाले लंबे जबड़े होते थे। उनकी सख्त काली खाल सुरक्षात्मक प्लेटों से ढकी होती थी और उनकी मोटी पूंछों से मोटी लाल नसें निकलती थीं, जो घनी लपटें निकालती थीं। हालांकि वे अभी तक युद्ध में शामिल नहीं हुए थे। वे विशालकाय रोगों के पैरों के बीच से भागे और फिर राख में गायब हो गए, जैसे रेत में। रेड लिजर्ड्स अपने समय का इंतजार कर रहे थे, वे जल्दी नहीं करना चाहते थे। उनका लक्ष्य इग्नो चींटियों में घुसकर उनके संसाधन छीनना था। हाँ, लेकिन ऐसा लगता है कि हमारे हस्तक्षेप की कोई खास जरूरत नहीं थी। यहाँ हर मिनट कई अलग अलग राक्षस दिखाई दे रहे हैं, एडम ने ऊपर की ओर देखते हुए कहा। पिछले कुछ समय से चौड़े पंखों और तीखी लाल चोंच वाले काले पक्षियों का झुंड इस इलाके के ऊपर मंडरा रहा था। वे धीरे धीरे योजना बना रहे थे, अपनी चारों आंखों से आसपास के माहौल को ध्यान से देख रहे थे। ये डाक लूहो थे। अपनी चोंच के अलावा प्रत्येक डाक लूहो के पास एक घातक हथियार था, उनके पंजे जो इच्छानुसार आग में बदल सकते थे। न केवल पंजे इतने तेज थे कि वे लाल छिपकलियों को चीर सकते थे, बल्कि वे गर्म भी थे। एक साधारण डाक लूहो को टॉप 66 में रखा गया था। ये देखते हुए कि वे धीरे धीरे संख्या में बढ़ रहे थे, वे अपने व्यापक पंखों के नीचे किसी के लिए भी खतरा पैदा कर रहे थे। जाल, ऑस्कर ने अपना सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। क्या मैंने कुछ गलत कहा? एडम ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। ठीक है, आपको लगता है कि इग्नो चींटियां हार रही हैं, है ना? मुझे आपको निराश करने से नफरत है, लेकिन इग्नो चींटियां बेवकूफ राक्षस नहीं हैं। वे एक अच्छी तरह से समन्वित मशीन की तरह काम करते हैं, इसलिए वे अपने आसपास के सभी लोगों द्वारा हमला किए जाने के लिए तैयार थे। फिर ऑस्कर ने उत्तरी मार्ग की ओर इशारा किया, जो उनके स्थान के सबसे निकट था और सबसे अधिक क्षतिग्रस्त था। उत्तरी मार्ग के सामने 3 विशालकाय रोगों खड़े थे और उनके पैरों के पास राख के नीचे से कई लंबे सींग दिखाई दे रहे थे। लाल छिपकलियां भी चींटी के टीले में घुसने के लिए तैयार थीं। हूश! उत्तरी दिशा के छिद्रों से कई काले प्रकाश पुंज निकले तथा अपने विशाल दर्पण जैसे पंखों का प्रयोग करते हुए बिजली की गति प्राप्त की। एक ही पल में 5 छायाओं ने विशालकाय रोगों के सिर को छेद दिया और उसे उड़ा दिया। फिर वे पराजित दुश्मन और राजा के जन्म से पहले उनके घोंसले पर हमला करने की हिम्मत करने वाले किसी भी व्यक्ति को देखते हुए ऊपर उठ गए। ये इग्नो चींटी रक्षक थे। घोंसले के मुख्य रक्षक सामान्य और राक्षस दोनों प्रकार की चींटियां अपनी टीमवर्क और भूमिका निर्धारण के लिए जानी जाती थीं। किसी को संसाधन जुटाने थे, किसी को चींटियों का टीला बनाना था, किसी को लावा और उनकी संतानों की देखभाल करनी थी, किसी को नई पीढ़ियों को जन्म देना था और कुछ को उन सभी की रक्षा करनी होगी, और ऐसा करने के लिए इग्नो गार्ड्स जैसी महान शक्ति की आवश्यकता होगी। वे सामान्य इग्नो चींटियों की तुलना में बहुत बड़े थे, ततैयों की तरह लंबे और विस्तृत शरीर वाले थे, तथा उनके 3 जोड़ी सपाट दर्पण जैसे पंख थे जो ज्वलंत पृथ्वी से आग की लपटों को प्रतिबिंबित करते थे। पहले जियान रोगों को पराजित कर दिया गया, लेकिन अभी और काम करना बाकी था, क्योंकि विशालकाय रोगों ही एकमात्र चींटी विरोधी नहीं थे। होश! इग्नो गार्ड्स ने अपने पंखों को अपने शरीर के खिलाफ कसकर दबाते हुए ऊपर की ओर दहाड़ लगाई। इससे पहले कि उनका लक्ष्य कुछ समझ पाता, इग्नो गार्ड्स ने एक अकेले डाक लूहो को चीर दिया था। केवल काले पंख बचे थे जो अलग अलग उड़ रहे थे। ओह, वे बहुत शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या ये पर्याप्त होगा? एडम ने इग्नो गार्ड्स को घूरते हुए कहा। ऑस्कर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाकर सहमति जताई। जरूर, क्योंकि यह तो बस शुरुआत है। हालांकि मुझे खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जल्द ही वे कमीने हमारी भी समस्या बन जाएंगे। उसी क्षण चींटी के टीले के सभी मार्गों से इग्नो गार्डों की भीड़ उड़कर बाहर आ गई। साधारण इग्नो चींटियों की तुलना में उनकी संख्या काफी कम थी, लेकिन कुल चींटियों की संख्या को देखते हुए इग्नो गार्ड्स की संख्या काफी अधिक थी। कुछ ही सेकंड में घोंसले के 20 मीटर के दायरे में आने वाले सभी विशालकाय रोगों नष्ट हो गए। कुछ विशालकाय रोगों ने प्रतिरोध करने की कोशिश की, उन्होंने अपने जबड़े चौड़े कर लिए तथा इग्नो गार्ड्स पर आग की वर्षा करने लगे, लेकिन इग्नो गार्ड्स ने चकमा तक नहीं दिया। उनके दर्पण जैसे पंख बिना ऊष्मा का संचालन किए या गर्म हुए भी सभी लपटों को परावर्तित कर देते थे। यह अग्नि राक्षसों के खिलाफ एक आदर्श बचाव था, और ये देखते हुए कि वे ब्लैक सिंडर फॉरेस्ट में थे, यह उनके घर की रक्षा करने में एक वास्तविक तुरुप का पत्ता था। अविश्वसनीय! अब मुझे एहसास हुआ कि इग्नो चींटियां आसानी से अपना बचाव कर सकती हैं, लेरो ने दूरी पर जमीन के ऊपर मंडराते एक इग्नो गार्ड को देखते हुए कहा। एडम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, उसकी निगाहें शांत थीं। खैर, जाहिर है चींटियां अपने रक्षकों का इस्तेमाल नहीं करना चाहती थीं, क्योंकि यही उनका तुरुप का पत्ता है।
वे हमारा इस्तेमाल भी करना चाहती थीं, लेकिन यह एक गलती साबित हुई। लेरो ने हैरानी से एडम की ओर देखा। आह, एक तुरुप का पत्ता। फिर भी इग्नो गार्ड्स बहुत मजबूत हैं, वे उन राक्षसों के लिए अजेय हैं। एडम ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, वो बस जमीन से निकले हुए कई लंबे सींगों को देखता रहा। तभी कई लाल छिपकलियां बाहर निकलीं और इग्नोगार्ड को उसके पंजों और दर्पण जैसे पंखों से पकड़ लिया। इग्नोगार्ड को इस तरह के हमले की उम्मीद नहीं थी। राक्षस घबरा गया और भागने की कोशिश की, लेकिन लाल छिपकलियां बहुत ज्यादा थीं। प्रत्येक लाल छिपकली का वजन कई 100 किलोग्राम था, इसलिए एक साथ एक इग्नो गार्ड पर झपटकर उन्होंने राक्षस को उड़ने से रोक दिया, जिससे चींटी जमीन पर गिर गई। वे बहुत होशियार हैं, एरला ने शांत भाव से टिप्पणी की जब उसने लाल छिपकलियों को इग्नो गार्ड को टुकड़े टुकड़े करते देखा। एडम ने सिर हिलाया। हाँ, और ऐसा लगता है कि वे अकेले नहीं हैं। एडम ने ऊपर देखा, डार्कलूहोस को घूरते हुए जो किसी कारण से एक बिंदु पर इकट्ठा होने लगे थे। वे इग्नो चींटियों के घोंसले के ऊपर आसमान में ऊंची उड़ान भर रहे थे, धीरे धीरे गति बढ़ाते हुए लाल बिंदुओं के साथ एक विशाल काले रंग का छल्ला बन रहे थे, जो उनकी लंबी चोंचें थीं। फिर पूरी गति से आगे बढ़ते हुए डार्कलूहोस एक एक करके नीचे की ओर गोता लगाने लगे। उनके पंजे लाल रंग की लपटों के साथ चमक रहे थे, जिससे हर पक्षी के पीछे लेजर किरणों जैसी 6 लाल रेखाएं बन गईं। बम बम बम। जमीन पर गिरते ही डार्कलूहो ने अपने आसपास की हर चीज को नष्ट करते हुए आग के तेज विस्फोट किए। पक्षी खुद सुरक्षित रहे क्योंकि विस्फोट उनकी विशाल चोंचों की नोक से आ रहा था। अपनी चोंचों को जमीन से बाहर निकालते हुए, काली राख को झाड़ते हुए डार्कलूहोस आगे बढ़े, इग्नो चींटियों को पीछे छोड़ते हुए और अपने तीखे पंजों से उन्हें फाड़ते हुए। कोई भी चींटी इतनी मजबूत नहीं थी कि वो इन घातक ब्लेडों से अपना बचाव कर सके। लेकिन इग्नो चींटियां ही डार्कलूहोस का एकमात्र लक्ष्य नहीं थीं, क्योंकि उनके प्राकृतिक शत्रु फैंटम भी थे। रार्क। डार्कलूहो ने गुर्राते हुए सीधे एडम की ओर बढ़ना शुरू किया, जो काफी दूर था, लेकिन हर सेकंड उनके बीच की दूरी कम होती जा रही थी। एक तरफ हट जाओ, सिल्वाना ने शांति से कहा, क्योंकि ऑपरेटर और फैंटम पहले ही कार्य योजना पर सहमत हो चुके थे। एडम ने हल्का सा सिर हिलाया और दाहिनी ओर कुछ कदम बढ़ा। इससे पहले कि डार्कलूहो एडम से टकराने के लिए अपनी दिशा बदल पाता, वहां एक शक्तिशाली हवा का झोंका आया, मानो विस्फोट हुआ हो। उसी क्षण एक बर्फ सफेद प्रक्षेपास्त्र, जो एक ही हमले में विशालकाय रोगों को मार डालने के लिए पर्याप्त शक्ति से भरा था, एडम की आंखों के सामने से गुजरा। होश। प्रक्षेप्य ने डार्कलूहो को चीर दिया, उसकी विशाल चोंच को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया और राक्षस के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। एक ही गोली इस विशाल पक्षी के जीवन को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए पर्याप्त थी। अच्छा शॉट। एडम ने थोड़ा सिर हिलाया और दूर खड़ी एरला की ओर देखा। एरला ने भी गंभीर चेहरे के साथ यही उत्तर दिया। एरला, तुमने अच्छा किया, लेरो ने उत्साहित भाव से कहा। धन्यवाद, लेकिन हमारे सामने अभी भी बहुत काम है, एरला ने ठंडे स्वर में कहा। युद्ध में वह हमेशा शांत और केंद्रित रहती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात मिशन को पूरा करना था और उनके सामने वास्तव में एक महत्वपूर्ण कार्य था। क्रैकल। कैटरीन ने अपनी लाठी की नुकीली नोक से एक अन्य चींटी के सिर में छेद कर दिया और ऑस्कर की ओर नाराजगी भरी नजर से देखा। अरे नेता, शायद अंदर जाने का समय आ गया है। राजा के लावा, अंडे या जिस चीज से वह पैदा हुआ है, उसे नष्ट कर दो और काम खत्म कर दो। आप हमारी मदद के बिना संसाधनों की रक्षा कर सकते हैं। कैटरीन ने अपना हाथ हिलाया। ऑस्कर आगे बढ़ा, अपनी तलवार घुमाए और कुछ इग्नो चींटियों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसके विशाल हथियार का एक ही वार काफी था। फिर वह पलटकर स्थिति का आकलन करने लगा। वह एडम और कैटरीन की तुलना में उनके मिशन की प्रकृति को बेहतर ढंग से समझता था, जो हाल ही में काफी कठिन परिस्थितियों में उनके साथ शामिल हुए थे। अगर वे इग्नो चींटी के घोंसले में घुसपैठ करना चाहते थे, तो उन्हें पहले अपने आसपास के ज्यादातर राक्षसों को नष्ट करना था या इग्नो गार्ड्स के ऐसा करने का इंतजार करना था। अन्यथा उन्हें राक्षसों और इग्नो चींटियों दोनों को मारने का दोहरा काम करना होगा। नहीं, अभी भी समय है। चलो पहले सभी रास्ते साफ कर लें। न केवल चींटियों को बल्कि सभी राक्षसों को भी मार दें। अगर हम इस जगह को 100 लाशों के साथ युद्ध के मैदान में बदल देते हैं, तो दूसरे राक्षस यहां आने से डरेंगे। वे हमारे या चींटियों के हारने का इंतजार करेंगे, लेकिन तब तक हम अपना मिशन पूरा कर चुके होंगे। ऑस्कर ने गंभीरता से कहा और कैटरीन और एडम की ओर मुड़ा। मैं, लेरो, एरला और ओसाना पूर्वी और उत्तरी मार्गों पर कब्जा कर लेंगे। एडम और कैटरीन, क्या आप दक्षिण और पश्चिमी गलियारे साफ कर सकते हैं? मुझे यकीन है कि अगर आप दोनों एक साथ काम करेंगे तो यह कोई समस्या नहीं होगी, ऑस्कर ने सुझाव दिया। एडम ने सिर हिलाया। जरूर, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा, हमें बस राजा को पैदा होने से रोकना है। एडम आगे बढ़ा। कैटरीन ने गहरी सांस ली और उसके पीछे चली गई। वह गोल्डन लाइट स्क्वाड का सामना न करके खुश होती, लेकिन यह पहले ही हो चुका था और उन्हें इग्नो चींटी राजा के जन्म के खतरे को भी ध्यान में रखना था।
कैटरीन ने इस दिन के लिए बहुत लंबे समय तक इंतजार किया था और वह किसी अन्य दस्ते की विफलता को नई क्षमताएं हासिल करने से नहीं रोक सकती थी। लेरो ने एडम और कैटरीन को जाते हुए देखकर गहरी सांस ली। ओस्कर, क्या तुम्हें लगता है कि वे इसे संभाल सकते हैं? शायद मुझे उनकी मदद करनी चाहिए ताकि प्रत्येक टीम में 3 लोग हो सकें, लेरो ने सुझाव दिया। ऑस्कर ने अपना सिर हिलाया। मुझे अपने निर्णय पर कोई संदेह नहीं है। तो क्या हम शुरू करें? कैटरीन ने दक्षिणी मार्ग के सामने सैकड़ों इग्नो चींटियों को देखते हुए बुदबुदाया। इग्नो चींटियों ने उन पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे जमीन से लाल छिपकलियों को खोदकर निकालने के अधिक महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त थे। अपनी रणनीति के कारण रेड लिजर्ड्स ने पहले ही 10 से ज्यादा इग्नो गार्ड्स को मार डाला था और चींटियां अब ऐसा नहीं होने दे सकती थीं। इग्नो गार्ड्स चींटियों के सबसे मूल्यवान लड़ाके और घोंसले के मुख्य रक्षक थे, इसलिए उनमें से हर एक बेहद मूल्यवान था। भले ही मुझे ये पसंद न हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मेरे सामने खड़े हो जाओ, मैं अपना नेक्सस इस्तेमाल करूंगी। आखिरकार हम एक ही टीम में काम करते हैं, है ना? कैटरीन ने थोड़ा मुस्कुराया और अपना स्टाफ एडम की ओर इशारा किया। भले ही कैटरीन को उसकी योग्यताएं पसंद नहीं थीं और वह उसका सहारा नहीं बनना चाहती थी, लेकिन एडम के खिलाफ उसके मन में कुछ भी नहीं था, भले ही ऐसा उसके बुरे स्वभाव के कारण लग सकता था। आखिरकार वह वही था जिसने मदद मांगी थी क्योंकि वह उस पर भरोसा कर सकती थी और उसकी ताकत पर विश्वास करती थी। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, हालांकि एडम ने कहा नहीं। कैटरीन की आंखें भ्रम में बड़ी हो गईं। अपनी शक्तियों को स्कारलेट पायरोमेंसर के लिए बचाकर रखो या फिर अगर इग्नो इंट किंग जाग जाए, मैं उन कमजोरों से खुद ही निपट सकता हूं, एडम ने शांति से कहा। उसकी आंखें चमक उठी और उसके शरीर में बिजली के झटके दौड़ गए। उसका भाषण अहंकारपूर्ण लग रहा था, लेकिन एडम के शब्दों में कोई घमंड या अति आत्मविश्वास नहीं था, क्योंकि वह केवल तथ्य बता रहा था। इग्नो एंट्स वास्तव में उसके लिए कमजोर प्रतिद्वंद्वी थे। कैटरीन ने सांस फूलने पर कहा। उसने सिर्फ एडम के काले बालों की युक्तियों को चमकते हुए देखा। उसके सिर पर एक बिजली का सींग दिखाई दिया और वह जमीन से थोड़ा ऊपर उठ गया, चींटियों पर अपनी शक्ति को छोड़ने के लिए। वूश! एडम ने अपना शरीर आगे की ओर झुकाया और एक नीली चमक में बदल गया, तुरंत चींटियों तक पहुंच गया और उनके बीच से गुजरते हुए उन्हें खूनी टुकड़ों में बदल दिया। उसे अपनी सुई या अन्य क्षमताओं का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। बिजली की शक्ति, उसकी गति और शारीरिक आंकड़े चींटियों को फाड़ने के लिए पर्याप्त थे। जैसे ही एडम की हथेली ने चींटी को छुआ, बिजली के झटके उस राक्षस में फैल गए, जिससे वह राख में बदल गया। कैटरीन ने एडम के प्रदर्शन को अपनी आंखें खोलकर देखा। उसे एडम के प्रति विस्मय और सच्ची ईर्ष्या महसूस हुई। उसकी ईर्ष्या कुछ मायनों में सही थी। कैटरीन एडम से वह छीनकर खुद नहीं लेना चाहती थी, वह जल्द से जल्द उसी स्तर पर पहुंचना चाहती थी। वह चाहती थी कि दूसरे भी उसे उसी नज़र से देखें जिस नज़र से वह अब एडम को देखती है। लेरो और ओसाना, वे दोनों गोल्डन लाइट स्क्वाड में सहायक के रूप में अपनी भूमिका से बहुत संतुष्ट हैं, कैटरीन ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद करते हुए मन ही मन कहा। फिर उसने एडम को देखा, जिसने पहले ही कई सौ चींटियों और दर्जनों छिपकलियों को मार डाला था, जो भूमिगत रूप से उस पर हमला करने के लिए कृतसंकल्प थे। कैटरीन ने गहरी सांस ली। मैं इन सहायकों के खिलाफ नहीं हूं। अगर वे दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उनमें से एक बनकर थक गया हूं। चिंता मत करो, चीजें जल्द ही बदल। खिलाफ नहीं हूं। अगर वे दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं उनमें से एक बनकर थक गया हूं। चिंता मत करो, चीजें जल्द ही बदल जाएंगी। वैसे मैं भी एक तरह से तुम्हारा सहारा हूं, कैटरीन के ऑपरेटर एलन ने दयालु स्वर में कहा। हाँ, आप ऑपरेटर हैं। आपकी कोई और भूमिका नहीं हो सकती। हालांकि यह मुझे आश्चर्यचकित करता है। आपके बिना मुझे वास्तव में मुश्किल समय का सामना करना पड़ेगा, कैटरीन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। एलन ने कुछ उत्तर नहीं दिया, उसने केवल हल्का सा सिर हिलाया। होश! तभी तेज हवा चलने लगी और एडम उसके सामने आ गया। वह जमीन से थोड़ा ऊपर मंडराता हुआ उसकी ओर देख रहा था। चलो चलते हैं, हमें अभी भी पश्चिमी मार्ग को साफ करना है। जितनी जल्दी हम इन चींटियों से निपट लेंगे, उतनी जल्दी हम स्कारलेट पायरोमेंसर का शिकार करने के लिए वापस जा सकेंगे, एडम ने शांति से कहा। कैटरीन ने एडम को उलझन भरी नजरों से देखा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब खत्म हो चुका है, लेकिन जैसे ही उसने उसकी पीठ के पीछे देखा, उसकी आंखें समझ से और गहरी हो गईं। राख से भरी जमीन पर सैकड़ों या शायद हजारों चींटियों की लाशें टुकड़ों में बिखरी पड़ी थीं। एडम की बिजली के प्रकोप के कारण छिपकलियां और डार्क लूहोस भी हार गए। वे उस व्यक्ति के सामने कुछ नहीं कर सकते थे जिसने थंडर डेमन को हराया था और जिसके पास उस राक्षस की शक्ति का एक अंश था। हाँ, तुम सही हो। उम्मीद है हमें गोल्डन लाइट स्क्वाड के लिए बहुत लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। कैटरीन ने अपने बालों को बेपरवाही से हिलाते हुए अपना हाथ हिलाया। अरे कितना बेवकूफाना नाम है। एडम के मुंह के कोने ऊपर उठ गए।
सहमत हूँ, ये नाम सबसे अच्छा नहीं है और निश्चित रूप से पूरी टीम के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि सभी की क्षमताएं अलग अलग हैं। हालांकि ऑस्कर के उत्साह को देखते हुए मुझे यकीन है कि उसने ये नाम केवल अपनी क्षमताओं के कारण चुना है। कैटरीन ने आह भरी। दयालु और मददगार ऑस्कर एक घमंडी कमीना व्यक्ति बन सकता है ना? एडम ने कंधे उचकाए। हो सकता है, लेकिन मैं निश्चित रूप से अपने 4 सदस्यों वाले दल को सफेद धागा या चांदी की सुई नहीं कहूंगा। ये बहुत अजीब है। दल का नाम प्रत्येक दल के सदस्य या समग्र लक्ष्य को प्रतिबिंबित करना चाहिए। कम से कम, प्रत्येक दल के सदस्य को नाम पर सहमत होना चाहिए। एडम ने दूसरी ओर देखा, उसके चेहरे पर उदासी छा गई। आप अपने नाम पर टीम का नाम नहीं रख सकते, चाहे आप कौन हो, चाहे आप कितने भी मजबूत या बुद्धिमान हो। ऐसा नहीं है कि मैं टीमवर्क का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, लेकिन ये बहुत स्पष्ट है। फिर एडम मुड़ा और इग्नो चींटियों के घोंसले के पश्चिमी तरफ चला गया। पकड़ो, मुझे लगता है कि मैं 10 मिनट में पश्चिमी प्रवेश द्वार के सामने सभी राक्षसों से निपट लूंगा। एडम ने नीली चमक में गायब होने से पहले कहा। कैटरीन ने एडम की दूर से बिजली से ढकी हुई छवि को देखकर मुस्कुराया। उसे एक बार फिर यकीन हो गया कि उससे मदद मांगना सही काम था। ये सच था कि एडम अन्य फैंटम्स की तुलना में बहुत कम बार दस्तों में काम करता था, लेकिन इसके पीछे कारण और परिस्थितियां थीं। इसके अलावा, दस्तों में अक्सर संघर्ष और समस्याएं होती थीं। कैटरीन को यह अच्छी तरह से पता था, क्योंकि पैसे कमाने के लिए उसे बहुत सारे मिशन करने पड़ते थे। अक्सर बड़े दस्तों के साथ काम करना पड़ता था जो एक दिन में कई मिशन पूरे कर सकते थे। इस दौरान उसकी मुलाकात कई परेशान करने वाले प्रेत और असली कमीनों से हुई। बेशक, कैटरीन एडम की तरह एक आदर्श स्वभाव वाली व्यक्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास लक्ष्य और सिद्धांत थे। कथित दयालुता और सम्मान की तुलना में यह विश्वास के लिए कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। अरे सिल्वाना, तुम मुझे सुन सकती हो, है ना? कैटरीन ने मुस्कुराते हुए मृत छिपकलियों और चींटियों के बीच से आगे बढ़ते हुए पश्चिमी मार्ग की ओर कदम बढ़ाया। कुछ देर तक तो वहां सन्नाटा छा गया, लेकिन जल्द ही कैटरीन को एडम के ऑपरेटर की आवाज सुनाई दी। क्या कैटरीन, तुम्हारे पास तुम्हारा ऑपरेटर है? मुझे एडम की मदद करनी चाहिए, सिल्वाना ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया। कैटरीन ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, हम दोनों समझते हैं कि उसे अभी किसी की मदद की जरूरत नहीं है, वो बस उन चींटियों को चीर रहा है। कैटरीन ने बात जारी रखी, उसकी निगाहें और अधिक गंभीर हो गईं। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मैं आपकी बात सुन रही हूँ, सिल्वाना ने भावशून्यता से उत्तर दिया। आप एडम को किसी से भी बेहतर जानते हैं, इसलिए यदि आप फैंटम होते और उसी युद्ध के मैदान में उसके साथ लड़ रहे होते, तो क्या आप अपनी जान उस पर छोड़ देते? कैटरीन ने धीमे स्वर में पूछा। प्रश्न गंभीर और जटिल था। कैटरीन को सिल्वाना से एडम की प्रशंसा और स्पष्टीकरण के साथ विस्तृत उत्तर की उम्मीद थी। हाँ, सिल्वाना ने तुरंत चैनल से संपर्क तोड़ते हुए कहा। होश। ऑस्कर ने अपनी तलवार घुमाई और एक के बाद एक चींटियों को काट डाला। वह अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, क्योंकि इग्नो चींटियों के घोंसले के अंदर गंभीर खतरे उनका इंतजार कर रहे थे। यदि इग्नो चींटी राजा वास्तव में पैदा हो सके, तो उन्हें इस खतरनाक राक्षस को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। एला ने बार बार गोलियां चलाईं, जिससे छिपकलियां और उनके ऊपर मंडरा रहे पक्षी नष्ट हो गए। उसके लिए कोई भी दूरी हमले की सीमा में थी, हालांकि इससे उसकी गतिशीलता पर बहुत असर पड़ा। लैरो और ओसाना ने अपने साथियों की सहायता की, लेकिन उस समय उनके कार्यों की कोई खास जरूरत नहीं थी। इग्नो चींटियां बहुत ज्यादा थीं, लेकिन उनके दस्ते ने ज्यादा शक्तिशाली राक्षसों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने इस मिशन को इसलिए अपनाया और यहाँ तक कि एडम और कैटरीन को इनाम का कुछ हिस्सा देने पर भी सहमत हुए, क्योंकि इससे इग्नो चींटी राजा के प्रकट होने का खतरा था। इसके अलावा और कुछ मायने नहीं रखता था। ठीक है, हमने अपना काम पूरा कर लिया है। अलग होने से पहले पूर्वी मार्ग लगभग साफ हो चुका था। हमने उत्तरी मार्ग को पहले ही साफ कर दिया था, इसलिए एडम और कैटरीन को अभी भी अपना एक मार्ग साफ करना था। सबसे अच्छी बात यह है कि वे पहले ही दूसरे गलियारे में चले गए हैं। किसी भी तरह से हमें उनकी मदद करनी होगी, ऑस्कर ने आगे बढ़ने से पहले आत्मविश्वास से कहा। एला, लेरो और ओसाना ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने सिर हिलाया और अपने नेता का अनुसरण किया। उनमें से कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि पश्चिमी मार्ग पर उनका क्या इंतजार था, जहां एडम और कैटरीन अब थे। .net कदम 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 5 मिनट बाद वे इग्नो चींटियों के घोंसले के चारों ओर दौड़ चुके थे और पश्चिमी मार्ग के पास पहुंच चुके थे। उनके चेहरों पर पहले से ही अजीब भाव थे, क्योंकि इससे पहले वे दक्षिणी मार्ग से गुजरे थे जहां आदम ने नरक बनाया था। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि राक्षसों को मारने में उन चारों को जितना समय लगा, एडम और कैटरीन ने हर चींटी, हर छिपकली, हर डाक लूहो और विशालकाय रोगों से निपटा था। अच्छा, लगता है उन्हें अभी लड़ना होगा। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, एला ने फटे हुए चींटियों के सिरों के बीच दौड़ते हुए कहा। लेरो उग्र भाव से मुस्कुराया।
ऐसी स्थिति में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। आखिरकार वे 2 हैं और हम 4 हैं। लेरो उत्साह से भरा हुआ था। उसके विपरीत ओसाना चुप थी। वह लेरो के उत्साह और एल्ला की प्रशंसा को साझा नहीं करती थी। वह अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान रखते हुए कुछ सोच रही थी, जबकि उसकी आंखें लगभग बंद थीं। उसने मृत चींटियों को देखा, उनके शरीर पर जले हुए निशानों को देखा जो केवल बिजली गिरने से ही बचे होंगे, और उसे एहसास हुआ कि स्थिति कैसी थी। कैटरीन ने एडम की प्रगति का अनुसरण किया और एक तरह से ये तर्कसंगत था क्योंकि वे एक दूसरे को जानते थे। वह उसके समान मजबूत बनना चाहती थी, इत्यादि। अजीब बात यह है कि ओसाना को एडम के बारे में कैटरीन से ज्यादा जानकारी थी। हालांकि उसने न केवल उसकी प्रगति का अनुसरण किया, बल्कि एलेक्सिया और कुछ अन्य सहित हर उल्लेखनीय K1 फैंटम की प्रगति का भी अनुसरण किया। ओसाना ने कैटरीन के विपरीत अपनी भूमिका को पूरी तरह से अपनाया और वह अपने लिए एक शक्तिशाली टीममेट खोजना चाहती थी। ऐसा नहीं है कि वह अभी गोल्डन लाइट स्क्वाड छोड़ने जा रही थी, लेकिन वह पहले से योजना बनाने और अवसरों की तैयारी करने की आदी थी। हम, ओस्का, लेरो और एल्ला ने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उनमें से कोई भी चींटी कटी हुई नहीं है। एडम के पास तलवार या हवा नहीं है, लेकिन उसके धागे इतने तीखे और पतले हैं कि वे स्कैल्पेल की तरह एकदम सही कट बनाते हैं। हालांकि ये सभी चींटियां शुद्ध बिजली की शक्ति से फटी और जली हुई हैं। ओसाना को एडम की क्षमताओं के बारे में अच्छी तरह पता था, इसलिए वह आसानी से उस निष्कर्ष पर पहुंच गई, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ वास्तव में क्या हुआ था। कदम कदम कदम। राख से ढकी पहाड़ी के पीछे मुड़कर ओस्का, एल्ला, लेरो और ओसाना ने स्वयं को पश्चिमी गलियारे के सामने पाया, जहां उन्होंने और भी अधिक आश्चर्यजनक दृश्य देखा। एडम ऊब गया था और हजारों चींटियों से बने एक पहाड़ पर बैठ गया था, जिनके शरीर के अंग और पंजे बिजली से जल रहे थे। पहाड़ के बगल में मानो पहाड़ के तल पर कई मरी हुई छिपकलियां और कुछ डाकलूहोज थे। पहाड़ के तल पर 4 विशालकाय रोगोज थे। एडम कुछ भी नहीं कर रहा था, वह बस अपनी उंगलियां जोड़े हुए, आंखों में चिंता भरी नजर लिए सामने देख रहा था। कैटरीन पहाड़ के पास खड़ी थी, अपने पैर को जमीन पर गुस्से से पटक रही थी और कभी कभी अपनी एनीपी पर नजर डाल रही थी। हर कुछ सेकंड में समय देख रही थी। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह दिख रही थी जिसे कहीं पहुंचने की बहुत जल्दी थी और वह और समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। ओह, वे आखिरकार यहाँ आ गए। कैटरीन ने गोल्डन लाइट स्क्वाड को देखते हुए भारी भौहें सिकोड़ीं। चारों ओर देखते हुए एल्ला की आंखें अविश्वास से फैल गईं। बिल्कुल नहीं, तुमने ये सब इतनी जल्दी कैसे कर लिया? उन राक्षसों को नष्ट करने के लिए तुमने कितनी क्षमताओं का उपयोग किया? लेरो की आंखें चमक उठी जब उसने कैटरीन की ओर देखा। वाह, मुझे यकीन है कि एडम आपकी मदद के बिना ऐसा नहीं कर पाता। आप एक बेहतरीन सहायक प्रतीत होते हैं। ये सब कैसे हुआ? मैं ये सुनना चाहता हूँ। कैटरीन ने भारी भौहें सिकोड़ते हुए अपनी छड़ी को कसकर पकड़ लिया। एडम ने हल्के से दिलचस्पी से उसकी ओर देखा। कैटरीन ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह नहीं चाहती कि उसे सहायक माना जाए, इसलिए लेरो ने एक गंभीर गलती की। चुप रहो, बच्चे, कैटरीन ने दुखी होकर कहा और फिर हाथ हिलाकर पश्चिमी गलियारे की ओर बढ़ गई। हमने तुम्हारा इंतजार करते हुए बहुत समय बर्बाद कर दिया है। चलो, जितनी जल्दी हम राजा के लावा को नष्ट कर देंगे उतनी ही जल्दी हम इस उबाऊ मिशन को पूरा कर सकेंगे, कैटरीन ने अहंकार से कहा। नल, एडम राक्षस लाशों के पहाड़ से नीचे कूद गया और कैटरीन के पास जा पहुंचा। रुको, ओस्कर ने गंभीरता से कहा, मैं तुम्हारी जल्दबाजी समझ सकता हूं, लेकिन अभी राजा के जन्म की संभावना इतनी कम है कि जल्दबाजी करके जोखिम नहीं उठाया जा सकता। तुमने ये काम हमारी अपेक्षा से कहीं ज्यादा जल्दी कर लिया, लेकिन तुमने इसमें बहुत मेहनत की है। चलो थोड़ा आराम करते हैं। कैटरीन ने अपनी भौहें उठाईं और ओस्कर की ओर ऐसे देखा जैसे वह पूरी तरह बकवास कर रहा हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मुझे एक भी क्षमता का उपयोग करने की जरूरत नहीं थी। एडम ने इसे केवल अपनी कलाकृति की शक्ति से प्रबंधित किया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। कैटरीन ने इग्नो चींटियों के घोंसले में लापरवाही से चलते हुए अपना हाथ हिलाया। एडम ने बस कंधे उचकाकर उसका पीछा किया और ऑस्कर तथा अन्य लोगों के पास कोई अन्य विकल्प नहीं छोड़ा। ऑस्कर ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच लीं। एडम और कैटरीन को उसके आदेशों का पालन करना जरूरी था, यह उनके सौदे का हिस्सा था, लेकिन हालात को देखते हुए वह उन्हें रोक नहीं सका। ठीक है, शायद वे सही हों, चलो इसे जल्द से जल्द खत्म कर लें। इग्नो चींटी के घोंसले का मुख्य हिस्सा भूमिगत था। ऊपर से, चींटियों के लिए केवल निकास और मार्ग थे, जहां से वे आसानी से घूम सकती थीं और ब्लैक सिंडर फॉरेस्ट में एकत्रित संसाधनों को ला सकती थीं। हालांकि, घोंसले के नीचे कोई और खतरा उनका इंतजार नहीं कर रहा था। अरे, यहाँ तो बिल्कुल खाली जगह है। यहाँ तो खतरा भी है। लेरो ने इधर उधर देखते हुए और चींटियों द्वारा खोदी गई सुरंगों में धीरे धीरे कदम रखते हुए कहा। एल्ला ने सिर हिलाया। इग्नो चींटियों ने अपने राजा की रक्षा करने और उसे जन्म देने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा करने के लिए हजारों लोग मारे गए, उन्होंने इग्नो गार्ड्स का भी इस्तेमाल किया।
उनकी संख्या को देखते हुए राक्षसों को कुछ और घंटों तक रोकने के लिए यह पर्याप्त होना चाहिए था। एला ने सोच समझकर कहा, ये समझने की कोशिश करते हुए कि चींटियों की योजना क्या थी। ओसाना ने मुस्कुराते हुए एडम की ओर देखा जो शांतिपूर्वक आगे बढ़ रहा था। हाँ, तुम सही कह रहे हो। राजा का जन्म संभवतः 2 या 3 घंटे में होने वाला था, लेकिन चींटियों को उम्मीद नहीं थी कि एडम विंटर यहाँ होगा। उसकी मदद से हम उम्मीद से ज्यादा जल्दी चींटियों के टीले तक पहुंच गए। ओसाना ने अपने कदम थोड़े तेज किए एडम के करीब पहुंचने के लिए। वोश! कैटरीन ने अपनी छड़ी घुमाकर उसे रोका। अरे, गुलाबी बालों वाली कुतिया, अपने दस्ते के करीब रहो। उन्हें हमारी तरह तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैटरीन ने ओसाना को अपनी निगाहों से घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। ओसाना ने थोड़ा झुककर मुस्कुराया। जरूर, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। कैटरीन ने भौहें सिकोड़ ली, उसे ओसाना के शब्दों की ईमानदारी पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन वह इस संघर्ष को और आगे नहीं ले जाने वाली थी। अरे, हमने उन सभी राक्षसों को मार दिया जो राजा के संसाधनों को छीनना चाहते थे, सभी चींटियों को मार दिया और यहाँ तक कि रक्षक भी मारे गए। लेकिन चींटियों के टीले में कोई और भी तो होगा, है ना? एडम ने शांति से कहा और ध्यान से सामने की ओर देखते हुए कहा। एडम ने आगे कहा, उन्होंने लड़ाई लड़ी और अपने जीवन का बलिदान दिया ताकि एक राजा पैदा हो सके, ये समझ में आता है। लेकिन एडम की निगाहें ठंडी हो गई। ये सब व्यर्थ है अगर कोई नई संतान कभी नहीं निकलेगी। कोई तो है, खैर, हम सभी जानते हैं कि नई चींटियों को जन्म देना किसे है। ओस्कर, एरला, लेरो और ओसाना ने एक साथ सिर हिलाया। उन सभी ने पहले ही इस बारे में सोच लिया था। कीटों में, मनुष्यों के विपरीत, अक्सर रानियां ही प्रभारी होती थीं, राजा नहीं। इसका एक सरल कारण था, केवल रानियां ही अगली पीढ़ी को जीवन दे सकती थीं, और बाकी सभी तो केवल तलवारें और ढालें थीं जो किसी भी कीमत पर रानियों के जीवन की रक्षा करती थीं। कदम, कदम, कदम। जैसे ही वे अंतिम, सबसे निचले और सबसे बड़े कमरे में पहुंचे, उनके कदमों की आवाज गूंजने लगी। पहली चीज जो उन्होंने देखी वह थी सैकड़ों लाल क्रिस्टल, ज्वालाओं से भरी काली जड़ें, तथा एक विशाल लावा के बगल में दर्पणीय अवरोध के नीचे पड़े विभिन्न अग्निपुष्प। कभी कभी लावा कांपने लगता, कुछ काले क्रिस्टल या जड़ों को अपने अंदर सोख लेता, जिससे उसका आकार थोड़ा बढ़ जाता और उसकी शक्ति बढ़ जाती। लेकिन किंग लावा मुख्य समस्या नहीं थी जिसका वे सामना करने वाले थे। एक ऊंची चट्टान पर, मानो उसके सिंहासन पर इग्नो क्वीन बैठी थी जो बाकी सभी चींटियों से बड़ी थी और दर्जनों बार पहरेदार भी थी। वह विशालकाय रोगों से भी बड़ी थी, जिन्हें ब्लैक सिंडर फॉरेस्ट में सबसे बड़े राक्षसों में से एक माना जाता था। इग्नो रानी के सामने, उसके सिंहासन के बगल में, 3 लंबी चींटियां खड़ी थीं जो कीड़ों की बजाय इंसानों जैसी लग रही थीं, क्योंकि उनके 2 हाथ और 2 पैर थे। उनमें से प्रत्येक से एक शक्तिशाली आभा निकल रही थी, और उनकी निगाहें अपने रानी और राजा की अंत तक रक्षा करने के लिए तैयार शूरवीरों के दृढ़ संकल्प से भरी हुई थीं। रानी के सामने ये कमीने कौन हैं? लेरो ने अविश्वास में बड़बड़ाया। जहां तक उसे पता था, चींटी के टीले में सबसे शक्तिशाली राक्षस इग्नो गार्ड थे, बेशक राजा को छोड़कर। हालांकि 3 लंबी चींटियां जो क्राउन मॉन्स्टर्स से मिलती जुलती थीं, शक्तिशाली आभा उत्सर्जित कर रही थीं, जिससे लेरो, ओसाना और एरला तनाव में आ गए। ओस्कर ने अपनी मुठ्ठियां कसकर भींच ली। उसने इन राक्षसों को यहां देखने की उम्मीद नहीं की थी। आखिरकार यह उनके मिशन की सफलता को गंभीर रूप से जटिल बना सकता था। अरे, अच्छा हुआ कि मैंने उन दोनों को कठोर परिस्थितियों के बावजूद हमारे साथ काम करने के लिए पा लिया, ऑस्कर ने सोचा, एक तरफ खड़े एडम और कैटरीन की ओर देखते हुए। उनके बिना हमें बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ता। इसके अलावा, अगर वे इतने महान हैं कि उन्होंने अपनी क्षमताओं को बर्बाद नहीं किया तो उन्हें उन कमीनों की देखभाल करने दें। सिल्वाना, ये लोग कौन हैं? एडम ने अपने ईयरबड को छूते हुए पूछा। इग्नो नाइट्स, पर्पल थरेट लेवल, रेड बुक। उनके पास कोई स्पष्ट रैंक नहीं है क्योंकि वे बेहद दुर्लभ हैं। वास्तव में, इग्नो नाइट संभवतः इग्नो गार्ड्स का क्राउन संस्करण है, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है। वैसे भी, सावधान रहें। वे आपको चोट पहुंचा सकते हैं, सिल्वाना ने गंभीरता से कहा। एडम ने सिर हिलाया, एक बार फिर इग्नो नाइट्स को घूरते हुए, जो अब तक एक बार भी नहीं हिले थे। कोई जरूरत नहीं थी, वे केवल तभी कार्रवाई करते थे जब रानी या राजा खतरे में होते थे। इग्नो नाइट्स 3 मीटर तक लंबे होते थे। उनके 2 हाथ और पैर होते थे। वे मोटे भूरे रंग के कवच से ढके होते थे, लेकिन इतने भारी नहीं होते थे कि वे गतिशीलता और गति की स्वतंत्रता बनाए रख सकें। उनकी कलाइयों पर क्रिस्टल ब्लेड लगे थे, जो उनकी पीठ के पीछे उनके विशाल 6 पंखों के समान सामग्री से बने थे। अन्य सभी इग्नो चींटियों और यहाँ तक कि रानी के विपरीत, इग्नो शूरवीरों के पास शक्तिशाली जबड़े नहीं थे। उनके मुंह किसी कीट के जबड़े की तुलना में नुकीले दांतों वाले जानवर के जबड़े की तरह थे। जबड़ों के स्थान पर इग्नो शूरवीरों के पास अन्य हथियार थे, दर्पण की तरह नुकीले विशाल भाले जो तीखे और मजबूत थे। तो क्या हम इस बार क्षमताओं का उपयोग करने जा रहे हैं या क्या? कैटरीन ने थोड़ी अनिश्चितता के साथ पूछा।
एडम ने सिर हिलाकर ऑस्कर की ओर देखा। अरे, तुम जल्दी से सही वाले का ख्याल रख सकते हो, है ना? हम बाकी दो का भी ख्याल रख सकते हैं, एडम ने सुझाव दिया। ऑस्कर ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन जल्द ही उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। ठीक है, अगर तुम्हें खुद पर इतना भरोसा है, तो ठीक है, चलो ऐसा करते हैं। कम से कम हमारे पास लावा राजा को नष्ट करने के लिए पर्याप्त ताकत तो होगी। ऐसा लगता है कि यह आसान नहीं होगा। ऑस्कर ने विशाल लावा की रक्षा करने वाले दर्पण अवरोध को देखते हुए कहा। लेरो ने घुटन भरी सांस ली। वह ये नहीं जानना चाहता था कि अगर ये लावा सभी संसाधन खा गया और इसके अंदर का प्राणी मुक्त हो गया तो क्या होगा। उस स्थिति में उनमें से कुछ निश्चित रूप से मर जाएंगे, संभवतः वह भी मर जाएगा। कांपना, कांपना, कांपना। कैटरीन का स्टाफ कांप उठा जब घनी हरी ऊर्जा उसके हाथों से होकर उसके स्टाफ के साथ गुजरी। जल्द ही ऊर्जा से भरा एक बड़ा बीज उसके सिरे से बाहर निकल आया। हालांकि यह प्रकृति की शक्ति थी, लेकिन बीज थोड़ा डरावना लग रहा था। उसमें से कई जड़ें निकल रही थीं, जैसे किसी राक्षस के तंबू हों। एडम ने मुस्कुराते हुए कहा, एक बार कैटरीन ने पहले भी उस पर इस क्षमता का इस्तेमाल किया था, लेकिन तब बहुत सारे बीज थे और वे इतने बड़े और अजीब नहीं थे। केवल एक। क्या पिछली बार जब हम मिले थे, तब से कोई कमजोर हुआ है? तुम्हें पता है, यह परंपरागत है, क्योंकि आमतौर पर फैंटम समय के साथ मजबूत होते जाते हैं। एडम ने थोड़ा मजाकिया अंदाज में कहा, लेकिन मजाकिया अंदाज में, क्योंकि वे दोनों जानते थे कि यह सच नहीं था। कैटरीन मुस्कुराई। तुम बेहतर तरीके से तैयार हो जाओ। मुझे पता है कि जेरा ने एक बार तुम पर अपनी वृद्धि क्षमता का इस्तेमाल किया था, लेकिन यह एक अलग स्तर है, सभी खातों से। अंत में कैटरीन की आवाज धीमी हो गई। नल। जैसे ही बीज आदम की छाती तक पहुंचा, उसकी जड़ें उसके मांस में धंस गईं और तेजी से दूसरे संसार से आए परजीवी की तरह आदम के पूरे शरीर में फैल गईं। एडम का चेहरा दर्द से तड़प उठा, क्योंकि हर जड़ में कई छोटी छोटी कीलें थीं जो सैकड़ों सुइयों की तरह उसके शरीर में धंसी हुई थीं। ये कुछ समय तक चलता रहा, जब तक कि जड़ें एडम के पूरे शरीर में फैल नहीं गईं। ये कवच नहीं था, बल्कि एक बाह्य कंकाल था। कैटरीन की जड़ें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती थीं, क्योंकि पूरे शरीर को ढकने वाले कवच के विपरीत, उसकी जड़ें महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ चलती थीं, जैसे कि एडम के पास मांसपेशियों, नसों और टेंडन्स का एक अतिरिक्त सेट था। एडम ने अपना चेहरा कड़ा करके अपनी मुट्ठी कस ली। उसने दर्द की आदत डालने और उस भावना को स्वीकार करने की कोशिश की, और धीरे धीरे वह सफल हो गया। क्या बकवास है। अगर कोई साधारण K1 फैंटम मेरी जगह होता, तो वह दर्द से बेहोश हो जाता। तुम्हारी शक्तियां बहुत खतरनाक हैं। एडम ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ अपना सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर पूरी तरह से बदलाव आने के कारण हाथ हिलाना उचित था। क्या इतना आसान? एडम हैरान होकर अपने हाथ को देखने लगा, जिसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका वजन कई गुना कम हो गया हो। एक सामान्य व्यक्ति भी उसके शरीर में इस तरह के बदलाव को देख सकता था, एडम तो और भी कम। उसने कई बार घातक लड़ाइयां लड़ी थीं और वह अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित करने में सक्षम था। एडम किसी भी बदलाव को नोटिस कर सकता था, यहां तक कि सबसे छोटे बदलाव को भी। अपने स्तर के जितने भी लोगों से वह मिला था, उनमें से सिर्फ नेसा का शरीर पर उससे बेहतर नियंत्रण था, लेकिन नेसा के पास इसके लिए अच्छे कारण थे। कैटरीन मुस्कुराई, वह एडम की प्रतिक्रिया से काफी प्रसन्न थी। हाँ, अब जाओ और उन्हें मार डालो। जब जरूरत होगी तो मैं उन्हें धीमा करने में तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे लगता है कि मैं उन पर अपना दूसरा ऑर्डर और दूसरा नेक्सस गुण बर्बाद नहीं करूंगी। कैटरीन ने कुछ कदम पीछे हटते हुए कहा। उसने इग्नो शूरवीरों को घूर कर देखा जो अभी तक अपने स्थान से नहीं हिले थे। एक तरफ तो यह अच्छा था, क्योंकि इससे आदम और बाकी लोग युद्ध की तैयारी कर सकते थे, लेकिन समय चींटियों के पक्ष में नहीं था। हर बीतता हुआ सेकंड राजा के जन्म की संभावना को बढ़ाता जा रहा था। क्रैकल, क्रैकल, क्रैकल। उसी क्षण ऐसी आवाज आई जैसे कोई सक्रिय रूप से भोजन खा रहा हो। राजा लावा ने गति बढ़ा दी, ज्वाला क्रिस्टल और पेड़ की जड़ों को तेजी से निगलना शुरू कर दिया। ऑस्कर ने भौहें सिकोड़ी। अरे, मैं गणना करने में बहुत अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मेरे ऑपरेटर का कहना है कि अगर ये लावा फिर से गति बढ़ा लेता है, तो हमारे पास 10 से 15 मिनट हैं। ऑस्कर ने गहरी सांस लेते हुए अपनी पीठ से अपनी बड़ी तलवार खींची और उसे दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। हम समय रहते पहुंच जाएंगे, हालांकि यह मत भूलिए कि हमें दर्पण अवरोध को नष्ट करने के लिए समय चाहिए। मुझे यकीन है कि यह बहुत मजबूत है। एला ने रानी और इग्नोनाइट्स को घूरते हुए कहा, वे कमीने अपने राजा को जन्म देने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। एला कुछ कदम पीछे हटी, जैसे कि वो एक शॉट लेने वाली हो। मुझे शुरू करने दो। अगर वे एक ही जगह पर खड़े हैं, तो हमें इसका फायदा उठाना चाहिए। एला ने आत्मविश्वास से कहा, दाहिने इग्नोनाइट के सिर पर निशाना साधते हुए। बाकी लोगों ने सिर हिलाया और एला द्वारा एक शक्तिशाली गोली चलाने की प्रतीक्षा करने लगे, जिससे उनके 1/3 प्रतिद्वंद्वी तुरंत ही मारे जाएंगे। कांपना, कांपना, कांपना। एला की स्नाइपर राइफल कांप उठी और उसकी आंखें चमक उठीं।
बर्फ सी सफेद रेखाएं उसके विशाल काले हथियार से होते हुए थूथन पर जमा हो रही थीं। एडम की आंखें गहरी हो गईं जब उसे फ्रेड की याद आई। खैर, उन दोनों के पास लंबी दूरी के हथियार हैं, इसलिए कुछ मायनों में वे समान हैं, है ना? फ्रेड के आखिरी शॉट ने मेरी बहुत मदद की। अरे, वह तीर इतना शक्तिशाली था कि अगर थंडर डेमन ने झुककर नहीं देखा होता, तो तीर ने उसे चीर दिया होता, ये पक्का है। एडम ने इरला को घूरते हुए मन ही मन बड़बड़ाया। सिल्वाना ने उसे पहले ही गोल्डन लाइट स्क्वाड के प्रत्येक सदस्य के बारे में जानकारी दे दी थी, इसलिए वह मोटे तौर पर उनकी समग्र ताकत के बारे में जानता था, लेकिन चूंकि वे लंबे समय से एक साथ काम कर रहे थे, इसलिए उनमें से प्रत्येक की सटीक ताकत का निर्धारण करना मुश्किल था। चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। एडम ने इरला पर एक नज़र डाली जिसने उसी क्षण एक शॉट मारा। होश! स्नाइपर राइफल से एक बहुत बड़ी गोली निकली, जिससे जमीन से धूल उड़ी और कृत्रिम रूप से शक्तिशाली वायु धाराएं उत्पन्न हुईं, जिससे इरला और ओसाना के बाल उड़ने लगे। एक ही झटके में प्रक्षेप्य दाहिने इग्नोनाइट के पास पहुंचा, जिसे यह एहसास भी नहीं था कि उसकी जिंदगी खत्म होने वाली है। सब कुछ बहुत तेजी से हो रहा था। क्रैकल! इग्नोनाइट ने अपना सिर तेजी से झटका, लेकिन निशाना उसकी गर्दन के पास से चूक गया। कांपना, कांपना, कांपना। दीवार पर पहुंचकर गोली जमीन में गहरी धंस गई, जिससे पूरा कमरा हिल गया और छत से छोटे छोटे पत्थर गिरने लगे। लेकिन ये पूरी तरह से विफल रहा। दयनीय। एडम ने आगे बढ़ने से पहले मुश्किल से कुछ कहा। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया ऐसी थी जैसे जलती हुई तलवारें एला के दिमाग में घुस गई हों, जो बार बार उसके दिमाग को छेद रही हों और एक ही शब्द को दोहरा रही हों। चटचटाहट। एडम के पैरों के नीचे की जमीन फट गई। जैसे ही वह एक अंधेरे प्रकाश में बदल गया, उसने खुद को दो इग्नोनाइट्स का सामना करते हुए पाया, बाईं और केंद्र में, वे उसके और कैटरिन के लक्ष्य थे। इग्नो शूरवीरों ने तेजी से अपने भाले घुमाए, क्योंकि एडम उनके इतने करीब था, इसलिए उन्होंने चकमा देने का जोखिम नहीं उठाया। अरे, मैं तो बिना आर्टिफैक्ट की शक्ति के भी इस गति तक पहुंचने में सक्षम था। कैटरिन का नेक्सस गुण वास्तव में प्रभावी है। ये शर्म की बात है कि मैं आखिरी व्यक्ति हूं जिस पर उसने इस क्षमता का उपयोग किया। एडम ने अपनी बाहें आगे बढ़ाने से पहले सोचा। इग्नो शूरवीरों ने एडम के हाथों को देखकर असमंजस में पड़कर रुक गए, जिन्होंने उनके भालों को मजबूती से पकड़ रखा था और उन्हें हिलने से रोक रखा था। होश! एडम आगे बढ़ा और खुद को इग्नो शूरवीरों के बीच पाया, मानो उनकी मृत्यु निकट आ गई हो। तुम्हें पता है, मैंने हाल ही में एक बहुत मजबूत क्राउन मॉन्स्टर से लड़ाई की थी, बिना किसी प्रवर्धन के। और उसकी तुलना में तुम इतने कमजोर लगते हो, जैसे तुम कागज से बने हो। एडम ने शांत स्वर में कहा और फिर अपने हाथों को ऊपर उठाकर उनकी कलाइयों को पकड़ लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के एडम ने अपनी भुजाओं को तेजी से झटका दिया और इग्नोनाइट्स के भाले पकड़े हुए हाथों को फाड़ दिया। यह इतनी तेजी से हुआ कि राक्षसों को एहसास ही नहीं हुआ कि उन्होंने अपने हथियार खो दिए हैं। क्रैकल! एडम की उंगलियां उनके सिर के चारों ओर कसकर जकड़ी हुई थीं और उसने भारी आह भरते हुए अपनी हथेलियों को जोर से नीचे पटक दिया। इग्नोनाइट के सिर एक दूसरे से टकराए तथा अपनी मजबूती और एडम के हाथों के दबाव के कारण फट गए। कुछ ही सेकंड में कैटरिन के प्रोत्साहन के तहत एडम 3 इग्नोनाइट्स में से 2 को मारने में सक्षम था। यह एक शानदार लड़ाई होनी चाहिए थी, लेकिन इग्नोनाइट्स अपने भालों का एक भी झटका लगाने से पहले ही यह खत्म हो गया था। वास्तव में एडम ने खुद भी यह उम्मीद नहीं की थी कि यह इतना आसान होगा। इग्नोनाइट्स मजबूत, तेज और काफी टिकाऊ थे, बस एडम ने पहले किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ाई की थी जिसका शरीर पूरी तरह से अलग स्तर पर था। इसके अलावा, जब एडम ने नेसा के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो उसके पास कैटरिन नहीं थी जिसने उसकी ताकत को अगले स्तर तक जाने दिया। इस प्रकार, ये परिणाम उसके लिए भी उतना ही आश्चर्यजनक था जितना कि अन्य लोगों के लिए। हालांकि, एडम इसे बहुत अधिक नहीं दिखाने वाला था। ओह, कैटरिन, तुम्हारी योग्यता कमाल की है। मैंने इसे इतना आसान बना दिया मानो मैं 2 फलों को एक दूसरे से टकरा कर कुचल रहा हूं, न कि किसी मजबूत राक्षस के सिर को। बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं। एडम ने अपने हाथों को देखते हुए बुदबुदाया। एला की सांस रुक गई, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या देख रही है और एडम की टिप्पणी अभी भी उसके दिमाग में चुभ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उनके बीच इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है। इसके अलावा, उसने देखा कि कैटरीन भी उनसे अलग थी। RRRRRRKKKK। अंतिम, तीसरे इग्नोनाइट ने एक अजीब सी आवाज निकाली और अपने पूरे क्रोध और शक्ति के साथ एडम पर हमला किया। एडम ने इग्नोनाइट की तरफ देखा और एक कदम पीछे हटने से पहले उसकी आंखें सिकुड़ गईं। इग्नोनाइट का भाला उसके सीने के ठीक सामने से गुजरा, लगभग उसके कब्डों को छूता हुआ। तभी एडम अचानक आगे बढ़ा और उसने राक्षस के चेहरे पर अपनी हथेली रख दी, जिससे इग्नोनाइट का सिर तेजी से जमीन में जा लगा। सिल्वाना, जो कैमरों के जरिए लड़ाई देख रही थी, ने एक खास बात नोटिस की। हाल ही में उसने किसी और को भी यही हरकत करते देखा था। एडम किसी और के बाद वही हरकत दोहरा रहा था। तुम्हें पता है,
एडम ने इग्नोनाइट की ओर देखते हुए कहा, जो अभी तक होश में नहीं आया था, और उसने धीरे से अपना पैर उठाया। ये बहुत दर्दनाक है, लेकिन ये तुम्हारे लिए जानलेवा होगा। क्रैकल, उनके टकराव के दौरान नेसा की तरह एडम ने अपना पैर इग्नोनाइट के सिर पर रख दिया। टूटती हड्डियों से तेज आवाज के साथ खून की धार बाहर की ओर बहने लगी, राक्षस की खोपड़ी से, जो एडम के दबाव के कारण सपाट हो गई थी। अच्छा, नेसा के हमलों ने तुम्हारे दिमाग पर गहरी छाप छोड़ी है ना? सिल्वाना ने पूछा और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे अच्छा लगा कि अपनी ताकत के बावजूद एडम सबसे मजबूत के वन फैंटम्स में से एक था। वह उन लोगों से सीखता और तकनीकें लेता रहा जो उससे कुछ पल के लिए भी मजबूत थे। हाँ, कुछ ऐसा ही, बस ये परखने का फैसला किया कि यह हमला वास्तव में कितना शक्तिशाली है। जब इसने मुझ पर हमला किया तो मुझे लगा कि मैं वहीं बेहोश हो जाऊंगा, एडम ने नेसा का नाम लिए बिना कहा। कैटरिन ने संकुचित आंखों से उसकी हर बात ध्यान से सुनी। वह एडम के हर झगड़े, हर घटना के बारे में जानती थी, इसलिए वह हैरान थी। आखिर वह किसकी बात कर रहा है? उसकी? क्या हाल ही में उसने किसी लड़की से झगड़ा किया था जिसने उसे मुश्किल परिस्थिति में डाल दिया? कैटरिन ने सोचा। उसे नहीं पता था कि एडम किसके बारे में बात कर रहा था, लेकिन उसने उसकी गंभीर दिलचस्पी जगा दी। खैर, यह असंभव था कि वह चमत्कार वेधशाला के रहस्यों को उजागर कर पाती, जैसा कि एडम ने मैग्नस की लापरवाही और अहंकार के कारण किया था। फिर एडम ने धीरे से इग्नो रानी की ओर देखा। चीटी रानी को नहीं पता था कि क्या करना है। अपने रक्षकों के बिना वह असहाय और कमजोर थी। वास्तव में, अपने आकार के बावजूद इग्नो रानी नहीं जानती थी कि कैसे लड़ना है और खुद का बचाव कैसे करना है। उसका एकमात्र काम शासन करना और नई संतानों को जन्म देना था, और इसी तरह इग्नो चींटियों की बस्तियां स्थापित की गईं। हूश! एडम के बगल में ओस्कर दौड़ा, जो गंभीर चेहरे के साथ सीधे इग्नो रानी की ओर कूदा और उसके सिर पर अपनी विशाल तलवार लहराई। एक तेज गति से अपनी तलवार को बाईं ओर घुमाते हुए ओस्कर ने रानी के सिर को धड़ से अलग कर दिया, जिससे पूरे इग्नो चींटियों के घोंसले में सबसे महत्वपूर्ण राक्षस का जीवन समाप्त हो गया। एडम, तुम शक्तिशाली हो, लेकिन सिर्फ इसलिए कि तुमने बिना किसी समस्या के इग्नो नाइट्स को मार डाला। तुम्हें एरला के कार्यों का न्याय करने का अधिकार नहीं है। इग्नो क्वीन की लाश से कूदने से पहले ओस्कर ने धमकी भरे लहजे में कहा। बाम! ऑस्कर एडम के सामने एक विशालकाय की तरह गिर पड़ा। उसके वजन से जमीन हल्के से हिल रही थी। उसने एरला की तरफ देखा, जो रोने से खुद को रोक रही थी। उसने राख को अपने हाथों से मसला और अपने दांतों को बींच लिया, अपनी असफलता और विशेषकर एडम के शब्दों को भूलने की कोशिश कर रही थी। अजीब बात यह है कि अधिकांशतः अन्य लोगों की प्रतिक्रियाएं, उनके शब्द और निर्णय ही किसी विफलता को अधिक महत्वपूर्ण बना देते हैं। अगर किसी को असफलता के बारे में पता नहीं चला, या किसी ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा, तो असफलता कुछ महत्वहीन सी लगेगी, अन्यथा यह एक वास्तविक आपदा हो सकती है। एडम ने असमंजस में अपना सिर झुका लिया। मैं तो बस अपनी राय बता रहा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ओस्कर ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपनी विशाल तलवार एडम की ओर तान दी। उसकी निगाह में स्पष्ट रूप से भय झलक रहा था। ध्यान रखो कि तुम क्या कहते हो। इस मिशन के बाद हम अलग हो जाएंगे और कुछ समय तक हम एक दूसरे को फिर नहीं देखेंगे। तुम अपनी टीम के साथी को जो भी कहना चाहो कह सकते हो, लेकिन तुम्हारी बातें एरला के काम को बिगाड़ रही हैं। ओस्कर ने गंभीरता से कहा। एडम ने कुछ भी उत्तर नहीं दिया। उसने सिर्फ ओस्कर की तलवार की नोक को छुआ, थोड़ा सा सिर हिलाया और मुड़कर लावा राजा की ओर बढ़ गया। अपने साथियों की रक्षा करना अच्छी बात है, मैं इस पर बहस नहीं कर सकता, लेकिन आप मूर्ख नहीं हैं और आपको ये समझना चाहिए कि अगर मैं यहाँ नहीं होता तो एरला की विफलता के घातक परिणाम हो सकते थे। एडम ने शांति से कहा, धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। क्रैकल, क्रैकल, क्रैकल! लावा राजा संसाधनों को निगलता रहा, इस बात से अनजान कि अब कोई भी जीवित नहीं है जो उसकी रक्षा कर सके। उसका लक्ष्य केवल राजा के जन्म के लिए पर्याप्त संसाधनों को अवशोषित करना था, बाकी कुछ भी मायने नहीं रखता था। लावा राजा जानता था कि दर्पण अवरोध उसकी रक्षा कर सकता है। ऑस्कर ने एडम की पीठ को देखते हुए भौहें सिकोड़ी। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ लिया और एरला की तरफ देखा। वह ये स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन वह जानता था कि एडम किस बारे में बात कर रहा था। अगर एडम यहाँ नहीं होता, तो ये तथ्य कि एरला ने एक इग्नोनाइट को नहीं मारा था, उनके मिशन की सफलता को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकता था। 2 के खिलाफ वे शायद ठीक कर सकते थे, लेकिन 3 इग्नोनाइट संभवतः उनमें से एक को मार सकते थे। चलो, जो भी हो, यह एक काल्पनिक स्थिति है, इस पर सोचने का कोई मतलब नहीं है। अब तुम यहाँ हो, यही मायने रखता है। ऑस्कर ने गहरी सांस लेने और एरला के पास जाने से पहले मन ही मन बुदबुदाया। एरला ने अजीब तरीके से ओस्कर को देखा, उसकी आंखों में थोड़ी घबराहट थी। ओस्कर ने कभी उन्हें असफल होने के लिए नहीं डांटा था, लेकिन एडम के शब्दों ने उसे इस बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। चलो, हमें अभी भी दर्पण अवरोध और लावा राजा को नष्ट करना है। कोई बात नहीं, हम सभी गलतियां करते हैं। ओस्कर ने अपने चेहरे पर एक दयालु मुस्कान के साथ कहा। हाँ,
इसकी इतनी चिंता मत करो, लेरो ने दृढ़ता से कहा और एल्ला के कंधे पर हाथ रखकर उसे प्रोत्साहित किया। एल्ला की आंखें आश्चर्य और राहत से चमक उठीं। जरूर, तुम सही हो, मैं उस कमजोरी के लिए माफी चाहती हूँ। एल्ला ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और ओस्कर का हाथ पकड़कर तेजी से उठ खड़ी हुई। कदम 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 कदम। उसी समय इग्नो चींटियों के घोंसले के बाहर कहीं एक बहुत बड़ा प्राणी खतरनाक आभा के साथ उनकी ओर आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि राक्षस सीधे लावा राजा को ही अपना एकमात्र लक्ष्य मानकर देख रहा था। चींटी के टीले के चारों ओर राक्षसों की लाशें देखकर प्राणी डरा नहीं, बल्कि उसके चेहरे पर केवल एक बड़ी मुस्कान आ गई। एडम दर्पण वाले बैरियर के सामने रुक गया और एल्ला की ओर देखने लगा, जो ऑस्कर और लेरो से घिरी हुई थी, जो उनका समर्थन कर रहे थे और खुश मुस्कुरा रहे थे। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने बहुत कठोरता से काम लिया है? सिल्वाना ने पूछा, यह अनुमान लगाते हुए कि एडम इस समय क्या सोच रहा होगा। एडम ने अपना सिर हिलाया। नहीं, मैंने तो बस वही कहा जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आया। शायद यह असभ्य था, या यूं कहें कि ये निश्चित रूप से असभ्य था, लेकिन मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। उसने एक गंभीर गलती की है और अन्य परिस्थितियों में यह विनाशकारी हो सकता था। यह अब नहीं हुआ, लेकिन जीवन इतना लंबा है कि कुछ भी हो सकता है। कैटरीन ने अहंकार से नाक सिकोड़ी, अपनी लाठी कंधे पर रखी और एडम के पास चली गई। उसे एल्ला की भावनाओं या गोल्डन लाइट स्क्वाड की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह केवल अपने मिशन को सुरक्षित करने और कुछ पैसे पाने के लिए यहाँ थी। एडम को 2000 क्रेडिट देने के बाद उसकी वित्तीय स्थिति काफी अस्थिर हो गई। केवल ओसाना ही बची थी और वह एल्ला को सांत्वना देने की जल्दी में नहीं थी। उसने यह नहीं दिखाया, लेकिन वह इस बात से क्रोधित थी कि एल्ला इतने सरल कार्य में विफल हो गई थी। लानत है, वे एक ही स्थान पर खड़े थे। आपको बस उस कमबख्त इग्नोनाइट को मारना था और बस। खैर, एक बार जब मैं K2 तक पहुंच जाऊंगा तो मुझे इस दस्ते को छोड़ना होगा। ये बेवकूफ ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएंगे। ओसाना ने एल्ला के पास जाने से पहले अपने दांत पीसते हुए सोचा। दोस्तों, हमें अभी भी दर्पण अवरोध को तोड़ना है। चलो खुद को एक साथ खींचते हैं और मिशन को पूरा करते हैं। ओसाना ने चेहरे पर एक उज्ज्वल मुस्कान के साथ उत्साहपूर्वक कहा। कैटरीन ने उस पर एक नज़र डाली। वह, एक मुश्किल स्वभाव वाली लड़की होने के नाते, समझ गई कि ओसाना के मुखौटे के पीछे क्या छिपा है। अच्छा, मुझे नहीं पता कि मैं उसके साथ एक ही टीम में रहना चाहूंगी या नहीं। एक तरफ तो वह किसी भी स्थिति में ढलने को तैयार है, लेकिन दूसरी तरफ ये डरावना है जब आपको पता नहीं चलता कि मुखौटे के पीछे कौन छिपा है। कैटरीन ने एडम पर एक नज़र डालने से पहले सोचा। वो कुछ कदम चली और रुक गई। जैसे ही उसे कुछ एहसास हुआ, उसकी नज़रें और गहरी हो गईं। हालांकि मुखौटे उन लोगों पर काम नहीं करते जो बहुत कुछ बदल सकते हैं। एडम स्पष्ट रूप से उस तरह का व्यक्ति नहीं है जो मुखौटे पहनता है, लेकिन इसने उसे कुछ महीनों में बहुत कुछ बदलने से नहीं रोका है। शायद वह अभी बड़ा हो गया है। हालांकि कुछ मिनटों के बाद वे दर्पणयुक्त अवरोध के पास पहुंचे और लावा राजा की ओर देखने लगे। हमारे पास कितना समय बचा है? लेरो ने घबराकर पूछा, ये देखकर कि संसाधन 1/3 से भी कम बचे हैं। बस थोड़ा और समय और लावा राजा सभी तैयार संसाधनों को अवशोषित कर लेगा और राजा का जन्म हो जाएगा। ऑस्कर खिलखिलाकर मुस्कुराया। बस 10 मिनट काफी हैं। एडम के इग्नोनाइट्स को जल्दी से संभालने की वजह से हमने बहुत समय बचा लिया है। ऑस्कर ने अपनी तलवार को कसकर पकड़ते हुए कहा। चलो इस बाधा पर अपना सब कुछ लगा दें। मुझे यकीन है कि हमारे संयुक्त प्रयासों से हम इसे जल्दी ही तोड़ देंगे। इसके अलावा एडम, आपकी सुई किसी भी चीज को भेद सकती है ना? ऑस्कर ने एडम की ओर देखते हुए पूछा। एडम ने धीरे से सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक उठीं और उसके हाथ में एक चांदी की सुई दिखाई दी। कैटरीन की वृद्धि को देखते हुए यह आसान होना चाहिए। थोड़ा नुकसान करो, एक साधारण दरार बनाओ, और मुझे इसे तोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। एडम ने शांति से कहा, सुई को बाधा की ओर इंगित करते हुए और लावा राजा को ध्यान से देखते हुए। ये स्पष्ट था कि जब से वे यहाँ आए हैं, लावा राजा की गति काफी बढ़ गई थी। राक्षस को ऐसा लग रहा था कि उसका समय खत्म हो रहा है। ऑस्कर ने सिर हिलाया। जरूर, लेरो, मेरी मदद करो। लेरो ने चमकती आंखों से सिर हिलाया। उसने अपनी किताब निकाली, उसे खोला और एक युवा जादूगर की तरह कुछ बुदबुदाया। फिर किताब लाल रंग की रोशनी से चमक उठी और ऑस्कर की छाती पर एक बड़ा लाल जादुई घेरा दिखाई दिया। उसी क्षण ऊर्जा की लाल लहरें उसके पूरे शरीर में फैल गईं, जिससे उसकी समग्र शक्ति बढ़ गई। इसके अलावा ऑस्कर की लंबाई थोड़ी बढ़ गई, हालांकि इस वृद्धि के बिना वह ज्यादातर लोगों से ज्यादा बड़ा था। उसकी मांसपेशियां तनी हुई थीं और उसकी नज़र तेज हो गई थी। हा, अच्छा, अब मैं खुद को अजेय महसूस कर रहा हूँ। ऑस्कर ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए मुस्कुराया। लेरो ने अपने चेहरे पर संतुष्टि भरी मुस्कान के साथ गहरी सांस ली।
वह एक ऐसा व्यक्ति था जो दूसरों की मदद करना पसंद करता था, और जब उसने देखा कि उसके प्रयासों से कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसे खुशी हुई। ऑस्कर ने एडम की ओर देखा। एक क्षण के लिए उसकी निगाहों में खतरा और एरला के अपमान का बदला लेने की इच्छा थी, लेकिन एक बार जब ऑस्कर ने एडम के शरीर के चारों ओर लिपटी जड़ों को देखा तो वे विचार गायब हो गए। नहीं, यह इसके लायक नहीं है। ये बस एक छोटा सा झगड़ा था, कोई गंभीर बात नहीं थी। आगे बढ़ने से पहले ऑस्कर ने मन ही मन कहा। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी तलवार अपने सिर के ऊपर उठा ली। मैं अपना दूसरा ऑर्डर इस्तेमाल करूंगा, मुझे लगता है कि यह पर्याप्त से अधिक होगा, ऑस्कर ने कहा, और उसकी आंखों में एक चमकदार सुनहरी रोशनी चमक उठी। एक घनी सुनहरी ऊर्जा उसकी भुजाओं से होकर गुजरी, तलवार के साथ साथ चौड़ी ब्लेड पर जमा हो गई। यह ऑस्कर के पिछले हमले से अलग था जब उसने प्रकाश की शक्ति से विशालकाय रोगों को उड़ा दिया था। ठीक है, अब इसे खत्म करने का समय आ गया है, ऑस्कर ने अपनी तलवार को पूरी ताकत से दर्पण अवरोधक पर मारते हुए कहा। कांपना, कांपना, कांपना। धार की ऊर्जा सोने की एक अतिरिक्त ब्लेड में बदल गई, जो तलवार के साथ दर्पण अवरोध में टकराए। एडम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, क्योंकि इतनी दूर से देखने पर वह सूरज की तरह चमक रहा था। अगर ऑस्कर के पास थोड़ी और ताकत होती, तो एडम को अपनी आंखों को नुकसान से बचाने के लिए अपने हाथों से उन्हें ढकना पड़ता। कांपना, कांपना, कांपना। दर्पणीय अवरोध कांप उठा तथा विनाश को अपने संपूर्ण क्षेत्र में फैलाने का प्रयास करने लगा, लेकिन यह संभव नहीं हो सका। कई दरारें दिखाई दी और उनके साथ एक शॉकवेव ने ऑस्कर को मारा, जिससे वह कई मीटर पीछे जा गिरा। जब ऑस्कर दीवार से टकराया तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई दर्द नहीं था, केवल एक संतुष्ट मुस्कान थी, क्योंकि वह जानता था कि उसका काम पूरा हो चुका है। दर्पण अवरोधक को अपना अंतिम बचाव करना पड़ा और अब एडम की बारी थी। कदम। एडम आगे बढ़ा और सुई को सीधे दरार में डालकर अवरोध को तोड़ने वाला था। बाम। उसी समय अवरोध के दूसरी ओर से, जहां केवल ठोस पत्थर था, 4 तीखे पंजों वाला एक लंबा पंजा प्रकट हुआ। अजीब बात यह थी कि एक पल में ही एडम को एहसास हुआ कि वे पंजे उसे परिचित लग रहे थे। फिर, इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, विशालकाय राक्षस अपने लंबे पंजों से दर्पण अवरोध को फाड़कर अंदर चला गया। क्या? एडम अविश्वास में बुदबुदाया, उसके पूरे शरीर में एक सिहरन दौड़ गई। दर्पण अवरोध के अंदर जो राक्षस फटा वो थंडर डेमन था। लेकिन रुको, इसके 2 सींगों के बजाय 4 सींग क्यों हैं? और इसकी त्वचा इतनी काली और पूरी तरह से तीखे शल्कों से ढकी हुई क्यों है? एडम ने मन ही मन बुदबुदाया। एडम, सिल्वाना चिल्लाई, उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए, क्योंकि उसके पास ज्यादा समय नहीं था। जरूर। एडम ने सिर हिलाया और सुई को अवरोध में डालने से पहले जल्दी से अपने आप को संभाला। एक ही पल में विचित्र थंडर डेमन मुस्कुराया, अपनी पूंछ को जमीन पर पटक दिया और लावा राजा को अपने मजबूत लंबे पंजों से जकड़ लिया, जो किसी भी कवच को काटने में सक्षम थे। फिर, जब दर्पण के टुकड़े एडम की सुई से दूर उड़ गए, थंडर डेमन ने अपने दांत चाटे और धुंधला हो गया, चुराए गए लावा राजा के साथ खोदे गए मार्ग में गायब हो गया। एक बार फिर थंडर डेमन प्रकट हुआ और अपने साथ अराजकता, विनाश और कुछ हद तक निराशा के अलावा कुछ नहीं लाया। निश्चित रूप से इस बार स्थिति विसंगति क्लस्टर में नमक गांव की सीमा के समान अराजक नहीं थी, लेकिन परिणाम बहुत अधिक खतरनाक हो सकता था, क्योंकि थंडर डेमन ने लावा राजा को चुरा लिया था। एडम कुछ देर तक हैरान परेशान खड़ा रहा, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अभी क्या हुआ था। थंडर डेमन? क्या? वह ऐसा क्यों दिखता है? एडम ने एक तरफ देखते हुए सोचा। दरअसल वे मुश्किल स्थिति में थे, क्योंकि एक अन्य राक्षस ने लावा राजा को चुरा लिया था, जिसने लगभग सभी संसाधनों को खा लिया था। यह उन सभी संसाधनों को चुराने के बराबर था जो इग्नो चीटियों ने अपने राजा के जन्म के लिए एक समय में तैयार किए थे। ऐसा लग रहा था कि केवल एक ही फैंटम को यह बात सबसे तेजी से समझ में आए। वूश! ओसाना की आंखें चमक उठीं जब उसके चारों ओर नीली हवा की धाराएं दिखाई दीं, जो सक्रिय थी लेकिन पूरी तरह से हानिरहित थी। उसके गुलाबी बाल ऊपर उठ गए, जबकि उसके डंडे पर बना गोला चमक उठा। गोले के अंदर बर्फ सफेद पंखों का चिन्ह दिखाई दिया, वही चिन्ह जो आदम के ऊपर कई गुना बड़ा दिखाई दिया। तभी उसके पैरों के पास भूतिया सफेद पंख दिखाई दिए, वे एक स्थान पर खड़े होने से पहले कुछ बार हिले। अरे, तुम तो बहुत तेज हो, है न? ओसाना ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली बार अपने असली व्यक्तित्व का एक हिस्सा दिखाते हुए। उस कमीने को पकड़ो और उसके सींगों को फाड़ डालो। एडम की आंखें गहरी हो गईं और उसने बिना किसी देरी के अपना सिर हिला दिया, जिससे उसकी कलाकृति सक्रिय हो गई। विकास वृक्ष के बगल में उसके आंतरिक स्थान में मडराता हुआ विपत्ति का सींग जोर से हिला, जिससे बिजली की शक्तिशाली चमक निकली, जिसने शीघ्र ही एडम के पूरे शरीर को ढक लिया। एडम के सिर के बाईं ओर एक बिजली का सींग दिखाई दिया, जब उसने उन पर एक शांत नजर डाली और उस गलियारे की ओर देखा जिसमें अजीब थंडर डेमन गायब हो गया था।
फिर एडम ने अपना शरीर आगे की ओर झुकाया जैसे कि वह एक धावक हो जो शक्तिशाली गति से अपनी दौड़ शुरू करने वाला हो। अब एडम एक साथ 3 सहायक उपकरणों के अधीन था, कैटरीन की जड़ें, ओसाना के पंख और उसकी बिजली की बोल्टें। इन सभी संवर्धनों ने विभिन्न पहलुओं में सुधार किया, लेकिन उन सभी ने किसी न किसी तरह से उसकी गति को प्रभावित किया, इसलिए एडम कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वह अभी कितना तेज हो सकता है। ठीक है, मुझे लगता है कि तुम बहुत दूर नहीं गए, मुझे बस तुम्हारे साथ चलना है और यह काम खत्म करना है। एडम ने अपने शरीर को हरकत में लाने से पहले गहरी सांस लेते हुए मन ही मन कहा। दरार पड़ना। एडम के नीचे की जमीन फट गई और वह बिजली के एक बोल्ट में बदल गया जो एक पल में कमरे से गायब हो गया और सतह की ओर जाने वाले मार्ग से गुजर गया। कैटरीन, जो एडम के बगल में खड़ी थी, को जमीन पर गिरने से बचने के लिए अपनी छड़ी पर झुकना पड़ा क्योंकि एडम के भागने के कारण बहुत तेज हवाएं चल रही थीं। अरे, ये कैसी गति है, कैटरीन ने अविश्वास में कहा। वह ये कल्पना करने से डर रही थी कि एडम उस समय कितना तेज था। फिर वह ओसाना की ओर मुड़ी। अरे, ये सब आपकी योग्यता के कारण है ना? ओसाना ने अपना सिर हिलाया। ये तीनों संवर्धनों का संयोजन है। परिणाम वास्तव में प्रभावशाली है, लेकिन वह बहुत लंबे समय तक इस तरह नहीं रह पाएगा। मुझे यकीन है कि अभी उसके शरीर पर तनाव अविश्वसनीय रूप से भारी है। ओसाना ने गंभीर भाव से कहा और उसने ऊपर देखा जैसे कि वह दीवारों के माध्यम से एडम को देख सकती थी। क्रैकल, ओस्का गंभीर भाव से मलबे से बाहर निकला। कोई बात नहीं, हमें भी जल्दी करनी होगी। एडम का ऑपरेटर हमें इसे खोजने में मदद करेगा। यह एक थंडर डेमन है, इसलिए आपदा को टालने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी होगी। ... कदम कदम कदम। उसी समय जब कैटरीन और गोल्डन लाइट स्क्वाड इग्नो चींटियों के घोंसले से बाहर निकल रहे थे, एडम थंडर डेमन के पीछे दौड़ रहा था, धीरे धीरे दूरी कम कर रहा था, लेकिन राक्षस को पकड़ने के लिए अभी भी बहुत दूर था। सिल्वाना, ये थंडर डेमन क्या है? यह उस एसेंस थंडर डेमन से अलग है जिससे मैंने साल्ट विलेज में लड़ाई की थी। क्या ये पर्पल थ्रेट लेवल का टॉप 1 है? एडम ने थोड़ी चिंता के साथ पूछा। उसे यकीन नहीं था कि वह अभी टॉप 1 से लड़ने के लिए तैयार है या नहीं। बेशक उसने टॉप 2 को हराया था, लेकिन उसने टॉप 1 के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, यहाँ तक कि मैग्नस ने भी कुछ बातें कही थीं, इसलिए एडम को एहसास हुआ कि यह एक अलग ही स्तर था। नहीं, यहाँ थोड़ी जटिलता है। देखो, ये थंडर डेमन उस एसेंस थंडर डेमन से कमजोर है जिसके खिलाफ तुमने लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जेड लेडी से ज्यादा ताकतवर है। सिल्वाना ने समझाने की कोशिश की। क्या, इसका क्या मतलब है? एडम ने दूरी पर काले बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हुए भौहें सिकुड़ी, जिसके कंधे पर एक विशाल लावा राजा था। थंडर डेमन काफी तेज था, उसे एहसास हो गया कि एडम उसका पीछा कर रहा है। हूश! अचानक जमीन से 2 छिपकलियां निकलीं। उन्होंने अपने सींग आदम की ओर तान दिए जो उसकी छाती में घुसने वाले थे। लेकिन इससे पहले कि छिपकलियां कुछ कर पाती, एडम पहले ही उनसे आगे निकल चुका था। उसके शरीर में दौड़ रहे बिजली के झटकों ने खतरे को भांप लिया और छिपकलियों पर बरस पड़े, उन्हें चीर डाला। देखिए, अगर यह कोई और राक्षस होता तो यह जेड लेडी के बजाय शीर्ष 3 में होता, लेकिन चूंकि यह थंडर डेमन का एक रूप है, इसलिए ये शीर्ष 2 के अंदर स्थान लेता है, जहां एसएन थंडर डेमन शीर्ष पर है। सिल्वाना ने आगे कहा, ये कुछ संख्याओं जैसा है, 1, 2, 3 इत्यादि, और 1.1, 1.2, 1.3 और अन्य दशमलव संख्याओं की तरह। वैसे, जैसा कि आपने देखा कि इस थंडर डेमन के 2 नहीं, बल्कि 4 सींग हैं, और सुरक्षात्मक शल्क काले हैं, वे पूरे शरीर को ढकते हैं, न कि केवल कुछ भागों को। एडम ने तेजी से सिर हिलाया, क्योंकि थंडर डेमन ने अभी अभी अपना रास्ता बदला था। वैसे भी, यह एक प्राइम थंडर डेमन है और सभी थंडर डेमन में से ये दूसरा सबसे शक्तिशाली है। कहने का मतलब यह है कि तकनीकी रूप से इसकी रैंक टॉप -2.1 है। प्राइम थंडर डेमन शक्ति के मामले में जेड लेडी टॉप 3 से आगे है, लेकिन एसेंस थंडर डेमन से थोड़ा कमतर है। मैं समझ गया। एडम ने गहरी सहमति में सिर हिलाया जब उसे अंततः एहसास हुआ कि यहाँ क्या हो रहा था। ये केवल एक ही प्रजाति के राक्षसों के लिए काम करता है, और यदि उनकी शक्ति का स्तर लगभग बराबर है ना? जरूर, तुमने सही कहा। वैसे, कॉन्करर टाइप को छोड़कर बाकी सभी जेड लेडीज टॉप 3 से बहुत कमजोर हैं, इसलिए कुछ हद तक थंडर डेमन्स के साथ स्थिति बहुत दुर्लभ लेकिन वास्तविक है। सिल्वाना ने थोड़ी आह भरी, उम्मीद करते हुए कि एडम उसे समझ गया होगा। एडम मुस्कुराया। हाँ, प्राइम थंडर डेमन, दिलचस्प। एडम ने दूरी पर काले बिंदु को घूरते हुए कहा, जो धीरे धीरे करीब आ रहा था। वह बिजली का भी उपयोग कर सकता है ना? मेरा मतलब है, यह उसके नाम का हिस्सा है। बेशक, सभी थंडर डेमन लड़ाई में सक्रिय रूप से बिजली का उपयोग करते हैं, लेकिन प्राइम थंडर डेमन की बिजली एसेंस 1 की बिजली जितनी शक्तिशाली नहीं है। ऊर्जा क्षमताओं के संदर्भ में वे पूरी तरह से अलग अलग स्तरों पर हैं। प्राइम थंडर डेमन एसेंस 1 के पास मौजूद ऊर्जा शक्ति का 10% भी देने में सक्षम नहीं है। सिल्वाना ने बात पूरी की।
एडम ने बड़े ही जोर से मुस्कुराया, उसे लगा कि वो और भी तेज होता जा रहा है और थंडर डेमन अब उससे दूर नहीं भाग सकता। उनके बीच की दूरी तेजी से कम होती जा रही थी। खैर, इसके बावजूद कि वो शीर्ष -2.1 है, लगभग शीर्ष 2 जितना ही मजबूत है, इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता है। एडम ने थंडर डेमन के तीखे पंजों को देखते हुए मन ही मन सोचा। ऊर्जा शक्ति की कमी की भरपाई उसने अपनी बेहतर शारीरिक क्षमताओं से की। यही कारण है कि वह एसेंस 1 से बड़ा, तेज और मजबूत है। फिर एडम ने गहरी सांस ली। ये दुख की बात है कि शारीरिक शक्ति मेरी शक्ति का हिस्सा है। एडम ने आगे बढ़ने से पहले अपने पावर जीन को याद करते हुए कहा और खुद को थंडर डेमन के ठीक सामने पाया।